गुगु परिवार की वो यंग लेडी और मैं साथ साथ सीढ़ियों से गिर पड़े। मैं 3 दिन 3 रात तक कोमा में था, लेकिन उस दौरान उसके पेरेंट्स ने एक भी नजर नहीं डाली। इसके बजाय वे मेरे बेडसाइड पर एक पल भी नहीं हटे। तो उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की और यहाँ तक कि पूरी तरह भूल गए कि गु किंगहेन उनका अपना खून खून है। मैं तो बस एक दत्तक बेटा हूँ, खून का रिश्ता नहीं। फिर भी गु किंगहेन ने आंसुओं से भी आंखों से पूछते हुए कि असली बच्चा कौन है, लेकिन उनके पेरेंट्स के चेहरे पर कोई शर्म नहीं दिखी। इसके बजाय उन्होंने उस पर गाली गलौज निकाल दी। पल मुझे समझ आया, तो मैं असली प्लॉट में एक वाइल्डनेस फेक यंग मास्टर के रूप में ट्रांसमिग्रेट हो गया था। गुग्गू परिवार की लड़कों को लड़कियों से ज्यादा पसंद करने की फेवरेटिज ने आखिरकार गु किंगहेन को डार्क साइड की ओर धकेल दिया। तो वो प्रोटैगोनिस्ट के साथ मिलकर गु परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई। रिच सेकंड जनरेशन ही लक्सरी लाइफ को जारी रखने के लिए मैंने तुरंत फैसला ले लिया, अगर तुम लोग मेरी छोटी बहन पर डोर नहीं करेंगे तो मैं ही करूंगा। उसी वक्त मेरी नजर दरवाजे की ओर शिफ्ट हो गई। गुग्गू किंगहेन का नाजुक शरीर बेइंतहा कांप रहा था कि मेरे प्रीवियस ने, क्योंकि वह अपने दत्तक बेटे की पहचान उजागर होने से डरता था, गहरा रेज रख लिया और हर तरह से उसे सताया। कोमा से पहले उसने गु किंगहेन को विला की और सीढ़ियों को स्क्रब करवाया। फिर जब वो उसके पास से गुजर रहा था तो उसने जानबूझकर उसे साथ खींच लिया। वह असल में खुद को पिटी ट्रिक से घर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अनजाने में ज्यादा कर दिया, जिससे मैं उसके बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो सका। मेरी नजर महसूस करते हुए मेरे पापा गुजी युआन और माँ जियांग जो युए भी सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखे, और जैसे ही उन्होंने गु किंगहेन को देखा उनके एक्सप्रेशन तुरंत बर्फीले हो गए। क्या ये वही हैबिट है जो तुमने हमारे गु फैमिली में सीखी? तो दरवाजे पे छुपके ईव्सड्रॉप कर रहे हो, बातों में झांक रहे हो? जियांग जियू ने भौहें उठाई और ठंडा ग्लेयर किया। तो तुमने अपने भाई को बहुत ट्रबल में डाल दिया और अभी घुटनों के बल झुके के माफी मांगो। गु किंगहान डरते कमरे में घुसी और धीरे से बोली, डैड। जियांग जियू ने ठंडी लाफ के साथ उसकी बात काट दी। तो हमें मॉम मॉम मत बुलाओ, तुम जिंक्स। अगर तुम नहीं होते तो श्याओबई सीढ़ियों से गिरता। तो मुझे लगता है तुम्हारी बुरी इंटेंशन है और तुम जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। गुगु जियुआन ने भी धीमी आवाज में कहा, जबकि तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी हो, फिर भी तुम बस एक बैट हो जो देहात में पली बड़ी है। सजा मिलते ही ओल्ड लियू को कहो तुम्हें फिर से देहात ले जाएं। तो गु किंगहान उन पर घूरती रही, उसकी आंखें रेजेंटमेंट से लाल हो गईं। मॉम, क्या मैं सच में तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूं? मैं भी उस दिन गिर गई थी। जियांग जियू ने ठंडा स्नॉट किया। तो ये सब तुमने खुद ही खींचा है। मुझे नहीं पता तुम्हारे तक माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला, इतनी छोटी उम्र में इतना विशियस हार्ट कैसे बना दिया। अगर तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं होती और श्याओबेई को ऐसे नुकसान पहुंचाने की डेयरिंग नहीं करती, तो तुम्हारी जिंदगी भर कोई शांति नहीं मिलती। ये सुनते ही गु किंगहान स्टिफल करने लगी। वो अचानक सिर घुमा के मुझ पर ठंडा ग्लेयर किया, दांत पीसते हुए। अब तू संतुष्ट है क्या? मैं घर से बाहर किक आउट हो रहा हूं। अब आखिरकार तू संतुष्ट है क्या? चुप कर, जियांग जियू चिल्लाया। तू ही साफ तौर पर दिक्कत पैदा करने वाला है। तो कैसे हिम्मत करता है तू पीड़ित बन के शाओ बेई को स्लेंडर करने की? उसने हाथ उठाया, गु किंगहेन के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली थी। मूल प्लॉट जल्दी जल्दी मेरे दिमाग में फ्लैश हो गया। अगर ये थप्पड़ लगा, ये सीधे सीधे उसके और गो फैमिली के रिश्ते को तोड़ देगा, और यही उसके डार्क साइड में टर्न का भी शुरुआती बिंदु है। तो गु किंगहेन के अडॉप्टिव पेरेंट्स गुजर चुके थे, जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, वो घर रिश्तेदारों ने ले लिया। जैसे ही वो गांव में वापस आई, उसकी आउट कर दिया गया। तो लोग तो यहां तक कहे कि अगर वो नहीं चली तो मैं गांव के सरपंच के बेवकूफ बेटे से शादी करवा देंगे। इसलिए उसके बाद बहुत लंबे समय तक गु किंगहेन हमेशा एक डार्क ब्रिज के नीचे सोती रही और कभी कभी दूसरे भिखारियों द्वारा बुली की जाती रही। उसके बाद से उसने चुपके से कसम खाई कि जरूर गो फैमिली को बर्बाद कर देगी। साथ ही हवा में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजती रही। जिजुचिंगहेन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, पर जो दर्द आने वाला था वो नहीं आया। उसको से एक गर्म आलिंगन में खींचा जाता हुआ महसूस हुआ। जियो ने जल्दी जल्दी चिल्लाया, अशाओ भाई, तू ठीक है क्या? तो माँ का इरादा ऐसा नहीं था। जियांग जुयो घबरा गया और पैनिक मोड में था। तो उसको सच में नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा, और उसने मेरे शरीर से गु किंगहेन को थाम लिया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, सब मेरी गलती है। तो मुझे पता है तू अपनी बहन से प्यार करता है, पर वही है जिसने तुझे ऐसे फॉल करवा दिया। तू अभी भी उसे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? तो मैं बहुत दर्द में था, चेहरा ग्रीमेस कर रहा था, फिर भी दर्द वाला एक्सप्रेशन फोर्स करके सिर घुमाकर गुस्सा दिखाने की एक्टिंग की और गु जियुआन डैड को बुलाया। तू आमतौर पर माँ की कैसे केयर करता है? उसकी थप्पड़ इतनी वीकम क्यों है? बिल्कुल दर्द नहीं लग रहा। गु जियुआन हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं कैसे इसमें फंस गया? मैंने मौका लेके समझाया,
डैड, असल में उस दिन मैं ही था जिसने सीढ़ियां गंदी होने की कंप्लेन की और अचानक खुद उन्हें स्क्रब करना चाहा। किंग हान इतना ही काइंड था कि मेरी मदद कर दिया। और गुस्सा मत करो डैड, मेरी बहन के घर आने के लिए बहुत हार्ड था। तू उसे वापस काउंटी साइड भेज कैसे सकता है? अगर कोई जाना चाहिए तो वो मैं ही हूँ। मैंने उसके लाइफ को 10 साल से लेकर चल रहा हूँ। माँ और डैड का प्यार उसकी ही होना चाहिए था। इसे सुनकर जियांग जिये ने गुस्से में टेबल को स्लैम कर दिया। तू कहीं नहीं जा रहा। तू मेरा असली बेटा है, खून के रिश्ते चाहे जो भी हो। मैं इस लाइफ में मैं सिर्फ तुझे ही मानता हूँ। तो वैसे श्याओ बेई अब वाकई बड़ा हो गया है, खुद ही घर की सफाई कर रहा है। इतना ही शालीन जी अंदर गया और सिर हिलाया। श्याओ बेई, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मेरा असली बेटा रहेगा। तुमने ऐसा कहा है तो अभी के लिए उसे रहने दे देते हैं। उसने सिर घुमाकर गु किंगहेन को ठंडी नजर से देख लिया। गुगु परिवार में रह पाने के लिए किसको धन्यवाद देना है वो मत भूलना। तो अगर फिर से श्याओ बेई तुम्हारी वजह से चोट खा गया तो तुरंत ही गांव वापस जा देना। माँ बाप को विदा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गु किंगहेन अभी भी मेरी बाहों में झुकी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। फिर मैंने इस भविष्य की फीमेल विलेन को सिर से पैर तक स्कैन किया। वो इस साल 17 साल की है, बॉडी छोटी छोटी, इतनी पतली की हवा से उड़ जाए जैसी लगती है। उसके बाल बेतरतीब थे, फ्रिंज आधा चेहरा ढक रहा था। फटे पुराने पतले स्कूल यूनिफॉर्म ने उसके शरीर से चिपक कर रखा था। वो उदास वाइब्स निकाल रही थी, पीछे मुड़कर मेरी ओर देख रही थी। मेरे ऊपर की रैंडम पायजामा भी सॉफ्ट और ब्रीथेबल थी, पैसों की खुशबू ले रही थी। मैं रोक नहीं सका, उसकी फ्रिंज उठा दी। उसकी माथे की त्वचा हल्की थी, स्किन इतनी नाजुक कि एक झटके से टूट जाए जैसी लगती थी। वाकई टॉप ड्यूटी। यू किंग हैन ने मेरी नजर देखी और तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में घिन का फ्लैश दिखा। ये मत समझो कि आज तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाली हूँ। उसे साफ साफ तुम ही थे जिसने मुझे सीढ़ी स्क्रब करने पर मजबूर किया। तो तुमने तो जानबूझकर मुझसे टकरा भी दिया जिससे मैं गिर गई। मैंने भाव उठाई और हंसी। वैसे भी आज मैं तुम्हें बचा लेती हूँ। तुम्हें मेरा हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं माँ पापा को बता दूंगा। मेरे प्रीवियस की बुलिंग का उसके साथ क्या लेना देना मेरे से। तो मैं अभी कुछ ही देर रिच हेयर की लाइफ भी नहीं एंजॉय कर पाया, फिर भी मुझे पहले ही थप्पड़ मार दिया। मैं इस फेवर को अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा ताकि ओरिजिनल प्लॉट में भविष्य की फीमेल वैलेंट से चीजें स्मूथ हो जाएं। उसको उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर में बहुत एब्यूज झेलना पड़ा। तो जब वो 3 साल की थी तब से ही उसे फार्म का काम करना पड़ता था और 2 बार लगभग बेचा ही जाने वाला था। अगर उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं होते जो उसे टीचर्स और प्रिंसिपल की प्रोटेक्शन दिलाते, साथ ही उसके फ्रेगाइल और सिकल बॉडी की वजह से बस इस फेस को देखकर ही वो बहुत समय पहले ही चाइल्ड ब्राइड के तौर पर खरीद ली जाती। अगू किंगहेन ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर बेबस होकर उसे छोड़ दिया। अब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स चले गए तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा। तुगु फैमिली में आई तो भी उसे कोल्डली ट्रीट किया गया, लेकिन कम से कम उसके पास रहने की जगह थी जिससे वो पीस में पढ़ाई कर सकी और प्रिंसिपल वो टीचर्स को रिपेयर कर सकी जिन्होंने उसकी देखभाल की। उसने दांत कसकर फ्रोवन होते हुए पूछा, अगर तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? मैं चौड़ा ग्रिन किया। तो आज से तुम एक दिन के लिए मेरा छोटा सर्वेंट बनोगे। मेरी अरेंजमेंट टैलेंट्स को ऑबिडली सुनो। किंगहेन ने फ्रोवन होकर दिल में चुपके से गेस किया। मैं कौन सा इविल स्कीम प्लॉट कर रहा था उसे इमिलिटिएट करने के लिए, और पर उसके पास बार्गेनिंग की जगह नहीं थी। इसलिए उसने अपनी अंगर को दबा दिया और कठोरता से सिर हिलाया। इसे देखकर मैंने हाथों से थाप मार ली। फिर तुम पहले तैयार हो जाओ, मैं अब कपड़े बदलने वाली हूं। ऐसा कहकर मैं उठी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का दिया मैं हैरान रह गई। ये ड्रेसिंग रूम नहीं था, ये साफ तौर पर 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का लक्सरी अपार्टमेंट था। लेटेस्ट सीजनल कपड़ों की कई पंक्तियों को रैक पर टांग दिया गया था, रंग के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ। नेकलेस और मर्दों की वॉचेस को कैबिनेट में बढ़िया ढंग से डिस्प्ले किया गया था। कपड़े हाथ में छूते ही बहुत ही स्मूथ फील हुए। मैंने सोचा, इन ट्रेजर्स की खातिर मुझे गु किंगहान को एक ऐसी लिटिल सिस्टर बनाना पड़ेगा जो नैतिकता, इंटेलिजेंस और फिजिकल में पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। मैंने सबसे हैंडसम आउटफिट चुना और फेमस वॉचेस की ढेर से एक 24 के डायमंड इंक्रस्टेड वॉच पकड़ ली पहनने के लिए। तो तभी मैं रूम से बाहर निकला पूरी तरह सेटिस्फाइड। गु किंगहान दीवार से लटकी हुई थी, फर्श पर बैठी थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तुम तो कपड़े नहीं बदल रही हो क्या? उसने होंठ कसकर बंद किए और मुझ पर गजब की नजर डाली। ऐसा देखते ही मैं अजीब तरह से अपना सिर स्क्रैच करने लगा। मैंने याद किया जब वो पहली बार घर आई थी, हमारे पेरेंट्स ने उसे कुछ कपड़ों के सेट दिलवाए, पर मेरे प्रीवियस को लगा कि उसकी अटेंशन अब डिवाइड हो रही है, तो वो काफी टाइम तक सुल्क करने लगा। उसने गु किंगहान को दिया गया सब कुछ वापस ले लिया।
और हमारे पेरेंट्स के सामने यार्ड में ही सब जलाकर फेंक दिया। इन सबको सोचते हुए मैं एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने उसका कलाई पकड़ ली और निकल गया। पहले ये तो कुछ आउटफिट्स खरीदने ले जाएगा। तो जब हम अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज पहुंचे तो सुपर कार्स की एक लाइन बढ़िया ढंग से पार्क की हुई थी। मैं उस फेमस लैम्बोर्गिनी के पास गया और कूलली कहा, कचलो अंदर। गु क्यूकिंगहान टेंशन में थी, बस सीट के एज पे ही बैठ पाई। और वो अभी भी याद रखती है जब आखिरी बार वो मेरी कार में राइड कर रही थी। मैंने उसे घिनौना लुक से देखा और बोला, तूने कार गंदा कर दिया। उसके बाद वो कार फिर कभी गैरेज में नहीं दिखी। मैं हल्की सी भौहें चढ़ा ली, धीरे से गु किंगहैन को सीट पर सही से बैठाया और उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद की। जी किंगहैन लड़खड़ाने वाली थी, लेकिन समझी कि मैं कुछ और नहीं कर रहा, इसलिए वो आज्ञाकारी ढंग से चुपचाप बैठ गई। सुमान लेना पड़ेगा, सुरकार की ऐसी बिल्कुल बेकार है, खासकर ट्रैफिक में। मैंने अपने सनग्लासेस पहने और विंडो नीचे करके बाहर की हवा अंदर आने दी। हवा के साथ पासिंग बाय वालों की इंप्रेसिव नजरें भी मिल रही थीं। अरे कौन सी कार है, कितनी कूल। एक और लड़की ने कार की विंडो की तरफ किसी भेजी और कांच के बीच से अपना फोन नंबर वाला पेपर स्लिप कर दिया। सनग्लासेस के नीचे मेरे मुंह के कोने बद ऊपर की ओर मुड़ गए। झू किंगहैन ने चुपके से मुझे देखा और जब देखा मैं ध्यान नहीं दे रहा तो चुपके से सीट बेल्ट और सीट को छू गई, फिर जिज्ञासु तौर पर कार की डोर को टच किया। ये पहली बार था जब वो ऐसी कार में बैठी थी। उसकी आंखों में नयापन झलक रहा था। उसकी हरकत थोड़ी ज्यादा फोर्सफुल लग रही थी। उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और देखा मैं अभी भी आगे देख रहा हूं, फिर भी उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई पॉजेड हो। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सनग्लासेस को ऊपर धकेल दिया। अगले पल में उसने मेरी टक्की वाली नजर को मिलाया तो मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल के साथ वो शर्माते हुए जल्दी से अपना हाथ वापस खींच ली। सॉरी, घर पहुंचते ही हम जरूर कार को वॉश करेंगे। मैं हंसा और उसके बालों को रफल किया, जिससे वो और भी मस्सी हो गए। कोई जरूरत नहीं, अभी भी नहीं। गु किंगहान का दिल उथल पुथल में था। उसको लगा कि मैं जब जागा तो मैं बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था, वरना मैं उसकी मदद क्यों करता। उसके लिए एक स्लैप ले ले और यहां तक कि उसे अपनी कार में भी बिठा दे। पर पहले जो बुरे काम किए थे, अब उसकी दया दिखाना, मुझे डर है कि इसका अब और भी खतरनाक प्लॉट बनाना है। तो उसने अपना चेहरा थपथपाकर चुपचाप खुद को चेतावनी दी कि पूरी तरह फोकस्ड रहे। दिन अभी लंबा है, मैं बिल्कुल भी उसे अपने प्लान में सफल नहीं होने दे सकता। मैं अपने दिमाग में चल रही यादों का पीछा करके उसे एक हेयर सैलून ले गया। मेरे पहले वाले अक्सर यहां बाल कटवाते थे। इस शॉप ने कई सेलिब्रिटीज को स्टाइल किया है। उनकी स्किल्स बिल्कुल टॉप नॉच हैं। दरवाजा धकेलते ही एक सर्विस स्टाफ ने हमारा स्वागत किया। हेलो, क्या तुम दोनों के पास रिजर्वेशन? मैं हैरान रह गया। मेरे पास रिजर्वेशन बनाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे पहले वाले को हमेशा स्टोर मैनेजर खुद सर्व करता था। तो मैं स्टाफ को तिरछी नजर से देखता हूं, तुम्हारे शॉप में रिजर्वेशन चाहिए। मैंने ये कैसे नहीं जाना, अपना स्टोर मैनेजर इधर लाओ। ऐसा कहने के बाद मैंने गु किंगहान को खींचकर सीधे अंदर चल दिया। फिर पर स्टाफ वाले ने फिर से हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे सिर से पैर तक स्कैन किया, फिर तिरछी मुस्कान के साथ ताना मारता रहा। हंसते हुए बोला, तेरी नॉवो रिच लुक देख तो ले। रूल्स के बारे में तुझे क्या पता, देख वो फेक गोल्ड वॉच। अगर तू इसे पानी में फेंकेगा तो शायद फ्लोट ही करेगा। बता दूं मैं, हमारा स्टोर मैनेजर वही है जो जियांग चेंग के गो फैमिली को सर्व करता है। तो उसकी एक ही बात से तेरे पूरे फैमिली को सड़कों पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये सुन के मैं थोड़ा एम्बारास्ड हो गया। आखिरकार पहली बार रिच होने की वजह से मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कमरे से सारे गोल्ड रिंग्स, गोल्ड नेकलेस और गोल्ड वॉचेस पहन रखे थे। साथ में मैं एक बैग भी ले रखा था। तो मैं बिल्कुल एक नई रिच अपस्टार्ट जैसा लग रहा था। स्टाफ वाले ने फिर गु किंगहैन की ओर देखा। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट भरा लुक था, जैसे कोई यंग गर्ल। तो तू खुद को कैसे संभालना है नहीं जानता, बस शेम लाने का तरीका जानता है। ये पंख तो साफ तौर पर पैसे खाली है। तो तुम बेहतर है कि मेरे साथ आ जाओ। जैसे ही ये शब्द बोले, पास के पादरियों ने घूरना शुरू किया और बातें करने लगे। कोई फुसफुसाया, ये लड़की इतनी उम्र में ऐसा कर रही है और वो नो का यूनिफॉर्म पहने हुए है। एक हाई स्कूल टॉप स्कूल में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो वो आवाजें बिल्कुल छुपी नहीं थीं, सीधे मेरे कानों में घुस गईं। क्यू चिंग हान ने अपना सिर नीचे किया, उसके लंबे बालों ने चेहरा ढक लिया। उसका शरीर एक बॉल की तरह सिकुड़ गया। उसकी आंखें इतनी रेड थीं कि लग रहा था जैसे वो ब्लीड होने वाली हों। तो उसने गुस्से से मेरी ओर घूरते हुए सोचा, यह कोई अचरज नहीं कि उसने आज इतना रेडिकुलस कपड़े पहने और मेरे साथ इतना जेंटल रहा। तो पता चला कि वो यहाँ मेरे लिए एक पिट खोद रहा था, जानबूझकर पब्लिक में मुझे एम्बारस करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ये ब्लो अप हो गया तो स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा। डर है कि वो अब स्कूल नहीं जा पाएगी। उसने और रोक नहीं पाई। वो टूट गई और चिल्लाई, वे अब तू सेटिस्फाइड हो गया क्या? मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, मुझे छोड़ दे।
अब से मैं बिल्कुल भी हमारे पेरेंट्स की अफेक्शन के लिए तेरे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। बस निकल दे, ओके? तो मैं घर पहुंचते ही अपना बैग पैक कर लूंगा। और तुम लोग बस यही दिखावा कर सकते हो कि तुमने कभी मुझे नहीं पाया, उसका दिल इतना खट्टा हो गया जैसे सिरका में भीग गया हो। तो चाहे वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर हो या बायोलॉजिकल पेरेंट्स के घर, किसी ने भी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। उसको बस थोड़ा सा वार्मथ चाहिए था। ये बातें सुनते ही मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयों से छेदा जा रहा हो। मैं मुड़कर उस नौबी स्टाफ को घूरा और चिल्लाया, "ए क्या फॉल माउथ है, सब बना बना के कह रहा है। किसने तुम्हें हिम्मत दी वो करने की?" खून मेरे सिर में दौड़ गया। मैंने उसे पेट में किक मार दी और अपनी मुट्ठी जोर से उसके चेहरे पर मार दी। डुकिंगैन इस सीन को हैरानगी से घूर रहा था, पूरी तरह स्टंट। तो उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं जब वो नीचे थी तो उसे किक नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसके लिए खड़ा भी हूंगा। क्या सच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? जब उसका दिमाग रफ्तार से चल रहा था। अब बाहर की हलचल ने दुकान के अंदर वाले लोगों को घबरा दिया। हेयर स्टाइलिस्ट की एक ग्रुप बाहर धावते हुए निकली, चिल्लाते हुए, "हमारे शॉप के सामने कौन ट्रबल करने की हिम्मत करता है?" तभी तुरंत हमारे चारों ओर घेर ली और सीन पूरी तरह से अराजक हो गया। मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मेरे मुक्के उस स्टाफ पर लगातार बरसते रहे, पर मैं नंबर में कम पड़ गया। कई स्टाइलिस्ट ने मेरी बाहों को पिन कर दिया। वेटर ने जमीन पर थूक दिया और घमंड से बोला, "कई ब्रेड बड़ा नर्डी है।" हिम्मत करके उसने मुझे पेट पर पंच मार दिया। मुझे तेज दर्द महसूस हुआ और गला कस गया। मैंने खुद को मजबूर किया, थूक निकालकर सीधे उसके चेहरे में थूक दिया। तो उसने अपना चेहरा पोंछते हुए जोर से गाली दी, "का तुम्हें वापस लड़ने की हिम्मत है? उसे बाथरूम में खींच ले और निपटा ले।" जैसे ही वो वाक्य खत्म करने ही वाला था, स्टोर मैनेजर धड़ाम से बाहर आया और लीड स्टाफ को सीधे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, "जिसने तुम्हें डॉग्स की तरह हिम्मत दी उसे छूने की? जल्दी करो, गूफ फैमिली के यंग मास्टर को छोड़ दो।" वेटर ने अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ा, पूरी तरह से हैरान रह गया। "अब भाई इन लो, तुम्हें गलती जरूर हुई होगी है। ये बंदा ने अमीरों जैसा कपड़े पहने हुआ है, वो कैसे गू कॉरपोरेशन का यंग मास्टर हो सकता है?" मैंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, "जो मैं पहनना पसंद करता हूँ। क्या मुझे इसके लिए तुम्हारे हेयर सैलून की अनुमति चाहिए?" स्टोर मैनेजर ने तुरंत एक समझौते वाली मुस्कान दी, "बिल्कुल नहीं यंग मास्टर, मेरे स्टाफ ही अंधे हैं और उन्होंने तुम्हें अपमानित किया।" जैसे ही स्टोर मैनेजर ने बोला, आसपास के स्टाइलिस्ट के चेहरे सफेद हो गए। एक साथ झुके, "माफ करना यंग मास्टर, हमें कुछ भी पता नहीं था, सब उसकी उकसावे की वजह से था। अगर हमें तुम्हारी पहचान पता होती तो हम तुम्हें एक भी हाथ नहीं लगा पाते, चाहे हमारी जान भी ले ले।" तुम्हें हंसी में फूंक मार दी। "तो मतलब तुम कह रहे हो कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन से मिलो तो उसे अपनी मर्जी से बुली कर सकते हो? क्या सही है?" ये बात कहते स्टाइलिश ठंडे पसीने भीग गया और मदद के लिए स्टोर मैनेजर की ओर देखा। स्टोर मैनेजर मेरी नजर के पीछे से दुकान की ओर गया और एक लंबी सांस ली। तो वो जियांगचेंग में 10 साल से ज्यादा रह रहा था और कड़ी मेहनत से अपनी रेपुटेशन बना रखा था। आज ये सब इस मूर्खों के गैंग ने बर्बाद कर दिया। तो यंग मास्टर गु, ये मेरी सच्ची भावना का छोटा टोकन है। आज मेरी गलती है कि मैं उन्हें ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, जिससे उन्होंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया। कब प्लीज थोड़ा लीनियंट रहें। स्टोर मैनेजर झुककर एक कार्ड हाथ में दिया और दूसरी हाथ से इशारा किया। मैं हैरान रह गया और अपने आप सोचा, पंच मारने से 1 मिलियन युआन मिल गया, बिना ज्यादा सोचे। मैंने जल्दी जल्दी कार्ड को अपनी पॉकेट में धंसाया। डर रहा था कि वो अपना माइंड बदल देगा। अगर मैं ये सारा पैसा गोल्ड में बदल कर छुपा लूं तो चाहे गु फैमिली दिवालिया हो जाए, मुझे पैसों की टेंशन नहीं होगी। पर अगले सेकंड में मुझे अचानक पता चला कि गु किंगहेन गायब हो गई है। मैं जल्दी जल्दी ऊपर देखता हूँ, भीड़ में से अपनी नजर से उसे ढूंढता हूँ हर जगह। पता चला कि वो दुकान के दरवाजे के पीछे छिपी थी। अभी अभी जब स्टाइलिस्ट बाहर दौड़ा तो उसे डर था कि मैं डिसएडवांटेज हो जाऊं, इसलिए वो अंदर दौड़कर स्टोर मैनेजर को बुलाने गई। अब जब तूफान खत्म हो गया, वो फिर से दरवाजे के पास डर के मारे कूद कूद कर रही थी। तो मैं धड़ाम से रन करके अजीब ढंग से सिर खुजाने लगा। "अगर मैं कहूं कि ये इंटेंशनल नहीं था तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे?" तो गु किंगहेन ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। हालांकि आज की घटना अनइंटेंशनल थी, लेकिन वीडियो और अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं। ये बचाया नहीं जा सकता, वो थकी हुई एक लाइन बोली। "तो मैं थक गया हूं, क्या तुम मुझे घर ले चलोगे?" तो मैंने सिलाया और ना कहा, "नहीं, आज अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने तो तुम्हें भी गलत समझा दिया, अब मुझे तुम्हें सही सही माफी देनी पड़ेगी।" ऐसा कहने के बाद मैं फिर से उन स्टाफ वालों को घूरा। अगर ये बस्टर्स ना होते तो मैं पहले ही गु किंगहेन के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना लेता, बिना उसे कोई आपत्ति जताने का मौका दिए। मैंने उसका हाथ पकड़ करके उसे दूसरे हेयर सैलून ले गया। जैसे ही हम अंदर गए, सफेद शर्ट और टाइट शॉर्ट स्कर्ट वाली रिसेप्शनिस्ट ने हमें गर्मजोशी से ग्रीट किया। "हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल लेडी,
अब क्या आपके पास रेगुलर स्टाइलिस्ट है? गुकिंगहैन ने मुझ पर एक झलक डाली और धीरे से बड़बड़ाया, यहाँ हेयर कट करवाना महंगा है क्या? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और प्राइस लिस्ट हाथ में दी। ब्यूटीफुल लेडी, पहले एक बार देख लो। तो गुगु किंगहन ने उसे ले लिया और पूरी तरह से बी ट्रेड ब्लश हो गई। सस्ता चिफ सुपरवाइजर वाला 119 युआन है। स्टोर मैनेजर का प्राइस 499 युआन है। ये सिर्फ हेयर कट का है, इसमें ट्रीटमेंट और स्टाइलिंग भी शामिल है। इसकी कीमत 1000 युआन से कम नहीं होगी। वो अपनी एड़ी पे खड़ी होकर मेरे कान में विस्पर किया, किसी डिफरेंट शॉप पे चले। तो मैं आमतौर पर फुटपाथ पर सिर्फ 15 युआन में हेयर कट करवाता हूँ। तो मैं प्राइस लिस्ट स्कैन करता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि हेयर कट इतना महंगा होगा। फिर भी मैं जॉन चांग का टॉप रिच वारिस हूँ। मैं अभी अभी मार खा के 5 मिलियन युआन ले आया। नोटा पहले के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि 100 युआन बराबर 1 मिलियन है, पर यहाँ इनपुट में 500 युआन लिखा है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही ट्रांसलेट किया गया है। तो मैं मुस्कुरा पड़ा, यहाँ कट करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मुझे बिग ब्रदर बुलाओ, मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दिला दूं। ये बातें सुनते ही गुकिंग हान के गाल जल उठे, तो वो दांत पीसते हुए निकलने लगी। ये बस्टर्ड लगातार उसकी धौंस दिखा रहा है और वो चाहता है कि वो उसे बिग ब्रदर बुलाए। उसी वक्त हेयर सैलून में एक मीठा और जेंटल बिग ब्रदर आया। किंग हान के गाल जल उठे, तो वो दांत पीसते हुए निकलने लगी। ये बस्टर्ड लगातार उसकी धौंस दिखा रहा है और वो चाहता है कि वो उसे बिग ब्रदर बुलाए। पर उसी वक्त हेयर सैलून में एक मीठा और जेंटल बिग ब्रदर आया। रिसेप्शनिस्ट ने लिप बिट किया और पास झुकी। तो बड़े भाई, तुमने अभी अभी खुद ही कहा था कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए मेंबरशिप कार्ड लेना चाहते हो। तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते ब्रो। पहले मैं हैरान रह गया, फिर मैंने भौं उठाई और उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। उसके लिए सबसे प्रीमियम सर्विस पैकेज बुक किया और साथ में हेयर स्टाइलिंग भी करवाई। उस सब कुछ टॉप लेवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करो। तो थोड़े ही समय में वो क्विंग हैन की एक साफ शॉर्ट हेयर कट हो गई। सीधी बेंज अब उसकी शानदार चेहरा छुपा नहीं रही, तो वो एकदम डेजलिंगली ब्यूटीफुल और कूल लग रही थी। मैं संतुष्टि से सिर हिलाया। मैंने प्रीलोडेड मेंबरशिप कार्ड उसकी हाथ में धकेल दिया। बस यहाँ आओ अपने हेयर कट के लिए, तो तुम मुझे कॉल करके भी ले जा सकते हो। गुगु क्विंगहैन ने होंठ पिंट लिए। वो नीचे देखी और काली स्वर्ण कार्ड को घूरती रही। उसके दिल में एक अजीब और टिकलिश फीलिंग उमड़ आई। उसने आपसे सोचा, अगर वो आगे मुझे बुली नहीं करेगा तो इस बुरे लड़के को बड़े भाई कह देना ठीक रहेगा। हेयर सलून से निकलते ही तो मैं गु क्विंगहैन को सीधे एक क्लॉथिंग स्टोर ले गया। तो वो पहले ही 11वीं कक्षा में थी, पर अभी भी अपनी पुरानी मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी। एक छोटी लड़की पास आई। तुम ही हो ना? तो गु क्विंगहैन ने सिर घुमाया और खुशी चिल्लाई, युआन सिस, तुम यहाँ क्यों आई? तो वो मेरे तरफ मुड़े देखते हुए अपना परिचय दिया। उसका नाम चेनयू युआन है, मेरे मिडिल स्कूल की सीनियर थी। वो अब हमारी स्कूल में भी है। जैसे ही उसने जियांग चेंग हाई स्कूल का जिक्र किया, वह थोड़ी देर रुक गई, जैसे पूछ रही हो कि मेरे सामने अपनी दोस्त को क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है। मैं हल्के से स्माइल किया और चेन यू युआन को देखा। उसकी खूबसूरती गु किंगहान जितनी ही थी। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, पर कपड़ा बहुत पतला था, धीरे धीरे पुराना अंडरवियर दिखा रहा था। जब उसने मेरी नजर देखी, चिंगहान चेन यू युआन के सामने कदम रखी, तो उसने मुझे चेतावनी भरी नजर से घूरा। उसके बारे में कोई आइडिया मत बनाओ। चेन यू युआन ने मेरी ओर सिर हिलाया और गु किंगहान का हाथ खींचा। उसने जिज्ञासु होकर पूछा, कहे हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ये छोटी लड़की अब रोमांस की उम्र में है। तो गु किंगहान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसे उनके रिश्ते को समझाने का तरीका नहीं पता था। चुन यू युआन के अविश्वास भरे एक्सप्रेशन को देखकर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया, सिस, क्या तुम स्कूल में पार्ट टाइम काम नहीं कर रही हो? चुन यू युआन ने आ भर ली। क्या यह रहने के खर्च और कॉलेज ट्यूशन बचाने के लिए नहीं है? वो रोके नहीं सकी। आ भर ली, तुम्हें नहीं पता, इधर के कपड़े रिडिकुलसली महंगे हैं। तो तुम दोनों सच में कुछ खरीदने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो? तुम गु किंगहैन ने चुपके से मेरी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। एक सेट। चुन यू युआन ने भौं उठाई। फिर मुझे तुम्हें दोनों को शॉप में घुमाने दिया। उसने इधर उधर देखा और कोई नहीं दिखा। उसने मुझसे फुसफुसाया, अगर तुम कुछ नहीं खरीदोगे तो ठीक है। इधर एक आउटफिट की कीमत बाहर के कई आउटफिट्स खरीदने लायक है। ऐसा कहने के बाद वो मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड उधार ले सकती हूँ? मैं शर्म से अपना खुजला। वो मेरी बहन है, तुम मुझकीन करते हैं। वो चुन युआन ने सिर हिलाया और एक मतलब भरी स्माइल दी। आई गॉट इट। तुम दोनों कसम के भाई बहन हो। मैं धीरे से आ भरी। उसकी सिफारिश पर मैं समझाने की झंझट नहीं ले रहा था। रुगु किंगहैन ने एक छोटा काला स्टेपलेस ड्रेस पहन लिया, अलूफ और अहंकारी। तो उसकी आबा इस आउटफिट से मैच करती है। वो बिल्कुल एक नॉबल ब्लैक स्वान जैसी लग रही थी।
तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, बस घूरता रहा, पूरी तरह मोहित। चेन युआन ने चिढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये आउटफिट तुम्हें जरूर फिट होगा। तो यह तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी हैरान कर रहा है। लुगु क्विंगहेन ने मेरी नजर देखी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तेज करने के बाद चेन युआन ने दूसरा आउटफिट चुनने की तरफ मुड़ गई। तो जब वह चली गई, मैं गु क्विंगहेन को जिज्ञासु तौर पर देखा। क्या तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो? गोहो चिंगहेन ने जल्दी सिर हिलाया। मेरे दत्तक माता पिता के घर में मैं अक्सर भूखा रह जाता था। सिस्टर यू युआन अक्सर मुझे स्वादिष्ट खाना कर देती थी। वह भी अक्सर मेरी पढ़ाई रिव्यू करने में मदद करती थी। एक पल हिचकिचाई, फिर भी बोली, पर मैंने सुना है कि यहाँ बॉस अक्सर उसकी सैलरी रोक लेता है। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? क्या तुम मुझे बिग ब्रदर कहोगे? मैंने भौं उठाई और मुस्कुराया। उसने सोचा भी नहीं और तुरंत ही एक तेज बिग ब्रदर को बुला दिया। मैंने एक पल सोचा, उसकी ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भविष्य में उसे अपनी ट्यूटर बना सकता हूँ। गुगु क्विंगहेन ने यह सुनते ही उसका एक्सप्रेशन अजीब हो गया। उसने मुझे कई बार ऊपर नीचे देखा। तो तुम सिस्टर वान को बुली करने की योजना नहीं बना रहे हो? मैंने हाथ उठाया और हल्के से उसके माथे पर थपथपा दिया। तो तुम बेवकूफ लड़की, तुम पूरे दिन ऐसी बकवास क्यों सोचती रहती हो? उसकी रिएक्शन देखकर चुन युवान उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर वो भविष्य में बुरी बन जाए, शायद वो हमारी पुरानी दोस्ती याद करके मेरी रिटायरमेंट के लिए कुछ 10 करोड़ छोड़ देगी। ऐसा सोचते ही मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था। पहले उसे सिचुएशन समझा दो, इधर काम बंद कर दे, गुकिंग हान ने अभी कहा। चुन युवान ने तुरंत बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाया। समय देखकर पता चला कि दोपहर का टाइम हो चुका था। मैंने दोनों को एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले गया। वेटर ने मेन्यू लाया, सब कुछ इंग्लिश में था, जिससे दिमाग घुमा गया। मैं भी उसे देख के थोड़ा डिजी हुआ। तो तुम दोनों क्या खा रहे हो? ठीक है, तुम्हारी पसंद पर चलूंगा। चुगु किंगहान और चुन युआन मेन्यू पकड़े हुए उसे आगे पीछे फ्लिप कर रहे थे। कभी कभी वे चुपके से मेरी ओर एक झलक मारते। मेन्यू में हर डिश की कीमत इंटिमिडेटिंग थी। कोई भी रैंडम डिश की कीमत 1000 युआन तक हो सकती थी। दोनों ने अब तक इतनी महंगी चीज कभी नहीं खाई थी। अचानक उन्होंने स्टेक डिश के नीचे लिखा हुआ नंबर 50 देखा, तो उन्होंने जल्दी से वेटर को बताया, इस स्टेक के हिस्से ले लो। वेटर ने सिर हिलाया और मेरी ओर मुड़ गया। आपने फैसला कर लिया? मैं मुस्कुराते हुए बोला। वो वही रहेगा, बस मुझे वही दे दो जो उन्होंने ऑर्डर किया था। तो थोड़ी देर में वेटर ने एक फूड कार्ट धकेल दिया और गुकिंगहान और चुन युआन फिर से पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि 50 युआन वाला डिश इतना जबरदस्त होगा। वेटर ने बड़े उत्साह से इसे पेश किया। ये सबसे हाई ग्रेड का जापानी वाग्यू बीफ है। आप लोग कितना काटना चाहते हो? तो देखा कि हम नहीं बोई तो उसने सोच समझकर फिर पूछा। 2 लड़कियों के लिए 1 फिंगर जॉइंट और जेंटलमैन के लिए 2 फिंगर जॉइंट। यही तो आम तरीका है काटने का। अग्गू किंगहान और चुन युवान दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैंने हाथ हिलाया। चलो वही करते हैं। वे तेज और चपल था। 3 टुकड़े बीफ काट दिया। उसने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्केल पर रख दिया। ये 3 टुकड़े मिलाकर कुल 600 ग्राम हुए। 50 युआन प्रति ग्राम, कुल मिलाकर 30,000 युआन। ये नंबर सुनते ही गुकिंगहान और चुन युआन तुरंत चकित रह गए। उनके चेहरों पर शौक साफ दिख रहा था। वेटर ने पूछा, आप इसे कैसे पकवाना चाहेंगे? वो मैं होश में आया और 2 बार खांसी की। मीडियम वेल ठीक है। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी 50 युआन प्रति ग्राम वाला बीफ नहीं खाया था, लेकिन 50 युआन का स्ट्रीट साइड खाना खा चुका था। इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि मीट को वेल डन कैसे होना चाहिए। गुकिंगहान ने धीरे से चुन युआन से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या मैं इसे वेल डन करवा दूं? तो मुझे वेल डन पसंद है। चुन युआन जल्दी से बोली, मुझे भी वेल डन चाहिए। तो ये मेरे टेस्ट के हिसाब फिट है। वेटर ने सिर हिलाया, हाँ सर। एक मीडियम वेल। ऐसा कहने के बाद उसने कार्ट को पीछे की किचन की तरफ धकेल दिया। ऊपर जो लोग वेल डन स्टेक की रिक्वेस्ट सुन रहे थे, तौरन ताने वाले हंसी की गूंज रेस्तरां में फैल गई। तो कितने नौवो रिच हैं, उन्हें तो स्टेक ऑर्डर करना भी नहीं आता। कितना एम्बेरेसिंग है। टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ की बर्बादी सुनकर ही चुनयू वान और गु किंगहेन एक दूसरे को देखकर गिल्ट फील कर रहे थे। क्या हमने ऑर्डर गलत किया? हमने तुम्हें एम्बेरेस किया? मैंने वो सुना तो शांति से बोला, टेस्ट तो पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने पहले कभी वेल डन स्टेक नहीं ट्राई किया। ये बाद में ट्राई करने का अच्छा चांस है। तो फिर मैं हंसी की दिशा की ओर सिर घुमा के जोर से बोला, अरे बीफ बहुत बढ़िया है, तुम इसे वेल डन क्यों खाओगे? जब सूरज अभी गाय पर चमका हो, तो बस गाय की पुछड़ी पकड़कर चबाना शुरू कर देगा। वही तरीका है वेस्ट ना करने का। जैसे ही ये शब्द निकले, चुन युवान और गु किंगहेन हंसी में फूट पड़े। पहले की एम्बेरेसमेंट एक ही पल में हवा में गायब हो गई। और चुन युवान ने गु किंगहेन को देखा, उसकी आंखों में एडमिरेशन भर गया। तेरा बॉयफ्रेंड तेरे साथ बहुत अच्छा है। अगु किंगहेन ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चुन युवान ने बेबस कंधा उचकाया। ओके ओके, तेरे बॉयफ्रेंड नहीं है
तो फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। उसने हाथ फैलाए, हैरानी से भरी नजर के साथ। तेरा रिश्ता तो साफ ही प्यार में झकझोर रहा है, तू क्यों नहीं मानता? ज्यादा सोचे बिना उसने टॉपिक बदल दिया। पर यह झगड़ा तो बहुत महंगा है। एक छोटा सा टुकड़ा भी मेरी साल की पूरी सैलरी से ज्यादा महंगा है। गुकिंग हान ने जोर से सिर हिलाया। चुन युवान की उम्मीद भरी नजर देखकर उसने मेरे पास झुके और छोटी सी आवाज में विनती की, क्या आज तू पहले नहीं निकल पाएगा? मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, नहीं तो सच में नहीं पता मेरे चेहरे को कहां छुपाऊं। मैं भौहें सिकोड़कर हैरान रह गया, फिर तुरंत रिएक्ट किया। पहले वाला मालिक उसे खाने पर ले गया था, पर खाने के बीच में ही उसने कोई बहाना बनाकर भाग गया और उसे रेस्तरां में अकेला छोड़ आया। तो मैनेजर तक सोच रहा था कि वो डाइन एंड डैश कर रही है, तो उसने लगभग पुलिस को बुला दिया। जब वो घर पहुंची, उसके माँ बाप ने उसे कड़ी डांट दी। अब वो बस अपने दोस्त के सामने थोड़ा सा चेहरा बचाना चाहती थी। इसने मुझसे विनती की और आह भर ली। मैंने उसके सामने एक बैंक कार्ड धकेल दिया। तो ये कार्ड तेरे इस्तेमाल के लिए काफी होना चाहिए, पैसे की कर हमेशा मत कर। गुचिंग हान मेरी ओर घूरा, उसकी आंखों में डिसबिलीव भर गया था। तो तुम मुझे मनी क्यों दे रहे हो? मैं ज्यादा खर्च नहीं करता। मैं हल्का सा स्माइल किया, मेरी आंखों में थोड़ा सा अफेक्शन झलकने लगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं है, और ये मेरा अलाउंस है, कार्ड में कम से कम 2 मिलियन से ज्यादा है। ये तुम्हारे लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक काफी रहेगा। वो थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर भी कार्ड वापस धकेल दी। ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो मैं चढ़, अभी अभी तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात सुनोगे। पहले ही रिबेर रही हो, फिक्र मत करो। इसे सिर्फ मेरे लिए इसे सेफ रखने में मदद मान लो। अगर कोई इमरजेंट चीज आती है तो तुम पहले इसे यूज कर सकते हो और बाद में मुझे रिटर्न कर दो। चुन यू वैन ने कार्ड को आगे पीछे धकेला देखते हुए क्यूरियसली पूछा, वहां कितनी रकम है? ये कोई शेडी मनी नहीं है ना? तो मैं कैजुअली जवाब दिया, बस 200 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये सुनकर उसने एडवाइस किया, हान ले लो, तो बाद में बस उसे ठीक से ट्रीट करो, ज्यादा नहीं। इसे तुम्हारे लिए एक ब्रोकरेज फी मान लो, जो तुमने मुझे जॉब से इंट्रोड्यूस किया। पहले ट्यूशन सेशन में मैं उससे चार्ज नहीं करूंगा। जुकिंग हान ने मुझे देखा, मेरे चेहरे पर एक वीक स्माइल था। तो उसने हेल्पलेसली चुन यू वैन की स्लीव खींची और छोटी आवाज में फुसफुसाया, ये 200 युआन नहीं, 2 मिलियन है। डोंट जस्ट कुछ भी मत बोलो। चुन यू वैन ने गला घोटा, दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या उसने पूछा, क्या ये उसकी माँ तुम्हारी दोनों की को नापसंद करके तुम्हें ब्रेक फी दे रही है ना? वो गुक्विंग हान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने जल्दी से समझाया, वो वाकई मेरा भाई है, समझ मत लेना। कचुन युआन अभी भी संदेह में थी। तो फिर भाई इतना पैसा तुम्हें क्यों देगा? उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। सीधे साधे चुन युआन को देखते हुए मैंने गंभीरता से कहा, मैंने पहले चिंग हान के साथ बहुत बुरे काम किए थे, तो मैं उसे ठीक करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसे वो पैसा दिया। ऐसा कहने के बाद मैं चुन युआन की ओर मुड़ा। मेरी आंखों में एक आशावादी चमक आ गई। तो तुम उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, तुम मेरी मदद करोगी, है ना? तो गुचिंग हान ने मुझे एक झलक में देखा और याद दिलाते हुए पुटिंग किया, सिस्टर वान, उसे तो धोखा देने दो। ये लड़का सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता है, जैसे तुम्हारी जैसी बढ़िया बॉडी वाली। तो उसकी आंखों में थोड़ी सावधानी झलक रही थी, डर रही थी कि तुम उसे ट्यूशन देते समय चुन युवान का फायदा उठाया जाएगा। थोड़ा सावधान है, याद रखो। चुन युवान ने एक पल के लिए सोचा, तो उसने सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, तो तुम आमतौर पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कितना ब्रेकअप ही देते हो? क्या वो उतना ही है जितना तुमने चिंग हान को दिया? जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, मेरे दिमाग में अचानक कुछ प्लॉट पॉइंट्स फट आ गए। अगू क्विंग हान की कंपनी बहुत जल्दी ग्रो हो गई। ये सब उसकी लागत कंट्रोल करने की जबरदस्त क्षमता पर टिका था, और इसे अमल में लाने वाला था चुन युवान। जब मैंने सुना कि पहले उसकी सैलरी कट गई थी, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। अब सब जुड़ रहा है। हाई स्कूल के सीनियर साल में उसकी मां को कैंसर का पता चला, ताकि ये उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स को इफेक्ट न करे। वो हमेशा इसे सीक्रेट रखती थी। एग्जाम्स के बाद वो घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि मां बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई है, और तभी असली सच्चाई पता चली। मेडिकल खर्चे जुटाने के लिए उसने अपना 3 साल का टाइम बॉस को बेच दिया। पर उसकी मां बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली, ये सोचते हुए कि चेन युआन कैसे गुक्विंग हान की राइट हैंड वुमन बन जाएगी। तो मैंने चुपके से तय किया कि पहले उसे ही पोक कर लूं। मैंने 2 बार गला खारका, फिर धीरे धीरे पूछा, क्या अभी तुम्हारे पास पैसे बहुत कम है? चेन युवान ने आ भरी, मेरी माँ की हाल ही में ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर पा रही, और घर का पैसा शायद खत्म हो रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मजाक में कहा, तो क्या तुम मेरे जैसे से सच्चे वाले जौवन को धोखा देना चाहती हो, और मेरी माँ से 5 मिलियन लेकर मुझे अब करवाने के लिए कह रही हो? ये सुनकर उसने भी हंसी में कहा, अगर तेरी आंटी सच में मुझे 5 मिलियन दे देती,
कि मैं कहूंगा कि मैं तेरे बच्चे की मां हूं और चाइल्ड सपोर्ट के लिए और 5 मिलियन मांगूंगा, जबकि दोनों मजाक कर रहे थे। गु क्विंग हान के दिल में एक मॉन्स्टर उठ खड़ा हुआ। उसने युवान की बांह खींची और मुझे चेतावनी दी, अगर तुम मान बहन को बुली करने की हिम्मत करोगे तो मैं माँ बाबा को बता दूंगा। तो मैंने भौं उठाई और मुस्कुराया। जब दो लोग लव में होते हैं, ऐसे बुली को तुम बुली कैसे कहोगे? खाना हंसी मजाक के बीच खत्म हुआ। लुगु किंग हान ने मेरी तरफ देखा। भाई अभी निकल रहे हैं क्या? भाई कहने वाले इस टाइटल को भी अब वो रेजिस्ट नहीं करती। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं पहले तुम्हें और सिस्टर वान को घर ले जाऊंगा। कार एक पुराने मोहल्ले में पहुंची। वो देखा कि वो घर से ज्यादा दूर नहीं थी। चुन यू वान ने जल्दी से चिल्ला दिया, गुगुबेई यहां से मुझे बाहर निकाल दे। तो मेरे घर बस पास ही है, थोड़ी ही वॉक है। तो मैंने उसे एक झलक दी। लगता है वो डर रही थी कि मैं उसके गरीब घर को देख लूंगा। स्टोरी में भले ही उसकी पर्सनालिटी लिबरल थी, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की इनसिक्योरिटी हमेशा अंदर गहराई में छुपी रहती थी। गुकिंग हान ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो अभी भी याद करती थी जब उसे खोजा गया था। तो मेरे प्रीवियस ने गांव जाके वो घर देखा था। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, उसने बिन शर्म के उस पर क्रिटिसिस शुरू कर दी। क्या गंदगी का ढेर है। हालांकि ये जगह गांव से बेहतर थी, फिर भी गु परिवार की मेंशन से बहुत दूर थी। वो भी चिंतित थी कि मैं डिसेंट दिखा दूं और चुनयुवान को हर्ट कर दूं। मैंने एक पल सोचा। कार रोकने के बाद मैं उसके बगल की कॉन्वीनियंस स्टोर में घुस गया। बाहर आते मेरे हाथ में 2 कार्टन दूध और एक बैग फ्रूट्स था। किंग हान मदद कर चेक कर दे। पहली बार ये चीजें लेकर पेरेंट्स से मिल रहा हूं। क्या ये काफी है? दु क्विंग हान ने चुन युवान की ओर विनती भरी नजर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कड़ा चमड़ा हूं। तो चुन युवान हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा नहीं है जैसे तू प्रपोज कर रहा है, फिर तू इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना रहा है? मैंने सिर खुजाया बिना कुछ कहे। मैं अपने आप से सोचा उसे आखिरकार इसका सामना करना पड़ेगा। हम छोटे गली में घुसे और 2 बार दाहिनी मोड़ लिए। हम चून युवान के घर पहुंचे। घर के सामने एक सपाट सीमेंट वाला आंगन था। उसके बगल में एक छोटा सब्जी का बगीचा था। तो इस वक्त चून युवान और गुक्विंग हान मेरी ओर घूर रहे थे, मेरे चेहरे पर कोई भावना खोजने की कोशिश में। तो पर सामने वाले घर को देखते ही मेरी आंखों में पुरानी यादों की लहर उठी। बचपन की गर्मियों की रातों में दादी मुझे पकड़कर दरवाजे के सामने वाले आंगन में बैठती थीं। पत्ताड़ के पत्तों धीरे 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 हिलता, ठंडी हवा चलती। मैंने अपनी आंख के कोने से गिरने वाली आंसू को पोंछ दिया। मैंने समझा कि दोनों मेरी ओर घूर रहे हैं। तुम दोनों मेरे को क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर थोड़ा शर्मिंदा सा एहसास आया, क्योंकि मैंने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया। चून युवान ने राहत की सांस ली। उगु क्विंग हान ने भी मेरी शर्ट की किनारी खींची और फुसफुसाया, छोटी आवाज में, थैंक्स। मैंने उसके सिर को थपथपाया। मेरी आंखों में एक दोषी अभिव्यक्ति आ गई। सॉरी। ये देर से दिया गया माफी ने जो किंग हान के आंसू भराए। वो नाक से छींकते हुए घुटते घुटते ब्रदर से बोली, भाई क्या तुम फिर से पहले जैसा नहीं बन सकते? भले ही माँ पापा मुझसे नफरत करें, अगर मेरी बहनें भी मुझसे नफरत करें तो भी ठीक है। जैसे तक तुम मेरे साथ ठीक रहो, बस वही काफी है। मैंने उसका आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचा। चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें हमारी तीसरी बहन से मिलवाऊंगा। तो वो जरूर तुम्हें पसंद करेगी। अगर भविष्य में कोई तुम्हें बुली करे तो बस जाकर हमारी तीसरी बहन को बता देना। वो तो मैं भविष्य में तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, उसने छोटी सी आवाज में पूछा। ये मैं हैरान रह गया। ये लड़की वाकई बहुत दयनीय थी। तो मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि असली मालिक का दिमाग क्या सोच रहा था, उसे इतनी मुश्किल क्यों दे रहा था। जूकिंग हान के गाल लाल हो गए। उसने सिर नीचे किया। उसके दिल की गहरी शिकायतें एक पल में गायब सी हो गईं। मैंने फिसके सिर को थपथपाया। अच्छी लड़की, ज्यादा मत सोचना। चलो पहले तुम्हारी आंटी से मिलते हैं। कुगुकिंग हान ने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान लाई। चलो साथ में अंदर चलते हैं। चलते चलते उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ झुकीं। बहुत देर तक हिचकिचाती रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर मेरा हाथ पकड़ा और चेन युवान के घर में चली गई। घर को जितना संभव हो सादा सजाया गया था। लिविंग रूम और किचन के बीच कोई डिवीजन नहीं था। स्टोव के बगल में सिर्फ एक टेबल रखी हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए, चेन युवान की मां लियू शांग ने हमें गर्मजोशी से ग्रीट किया। क्या तुम युवान के क्लासमेट हो? हमारे घर में कुछ भी खास नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अंडे फ्राई कर देता हूं। तो मैंने सामने वाली मिडिल एज वाली औरत को देखा। वो अब तक कैंसर की डायग्नोसिस हो चुकी होगी, रोज दर्द झेल रही होगी। मैंने दूध और फ्रूट्स फ्लोर पर रख दिए। आंटी, मैं गू बेई हूं। गू किंग हान मेरे पीछे से झांक कर आया। मैं गू किंग हान हूं, लियू शियांग ने मजे मजे में डांटा। तो तुम बस आकर मिल लो, तुम सब क्लासमेट हो। नो गिफ्ट्स क्यों लाए? निकलते समय वापस ले जाना मत भूलना। तो मैं हंसा और सिर हिलाया। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इसलिए एक छोटा गिफ्ट लाया हूं। प्लीज मत नाराज होना। लियू शियांग ने चुन युवान को शंकित नजर से देखा और फिर उसने मुझको देखा और सावधानी से पूछा, तो तुम चाहती हो मैं क्या करूं? देखता हूं क्या मैं मदद कर सकता हूं।
तो मेरी बात सुनते ही चुन्युवान तुरंत टेंशन में आ गई। ये तो बस ट्यूशन नहीं है क्या? क्यों लग रहा है जैसे पेरेंट्स मीटिंग हो रही है? मैंने गु किंगहान को पीछे से बाहर खींचा। मेरी छोटी बहन 11वीं में है और उसके ग्रेड्स एकदम खराब हैं। सिस्टर वान अपने ग्रेड में टॉप 3 में से एक है। मैं उससे मेरी छोटी बहन को ट्यूशन देने को कहूंगा। जो गु किंगहान ने मुझको खाली खाली देख लिया। हाई स्कूल शुरू से ही वो अपने ग्रेड में टॉप स्टूडेंट की थ्रोन पर बैठी रही है। तो वहीं मैं हर बार खाली टेस्ट पेपर जमा करता रहा और लगातार लास्ट पोजीशन पर ही रहा। शेन युवान ने एक सेकंड के लिए उलझन में सिर हिलाया। फिर उसने तुरंत समझ लिया। रात की ट्यूशन सेशंस देख चलती रहेंगी। अगर वह लड़के को ट्यूशन दे रही होती तो उसकी माँ बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होती। ये ट्यूशन है सुनते ही लियू सियांग की कड़ी फ्रीड भौवें थोड़ा रिलैक्स हुई, पर फिर भी उसने हाथ हिलाया। मेरी युवान 12वीं में है। ये एक क्रिटिकल टाइम है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आधे साल में है। वो सच में टाइम नहीं निकाल सकती। ओरिजिनल प्लॉट में लियू शियांग ने चुन युवान की पढ़ाई में दिक्कत नहीं डालनी थी, इसलिए बीमार होने पर भी एक शब्द नहीं बोला। तो मैं काफी समय रिजेक्ट होने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए तुरंत फॉलो अप किया। आंटी यहाँ स्कूल से काफी दूर है, तो मेरे पास जियांग चेंग हाई स्कूल के सामने एक अपार्टमेंट है। मैं सीनियर को वहां शिफ्ट करने के लिए बुलाना चाहता हूँ, ताकि ट्रैवल टाइम बचे और वो साथ में मेरी छोटी बहन को ट्यूशन दे सके। तो गुकिंग हान ने फिर से होश में आ गई। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आंटी, ये जरूर युवान बहन की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं करेगा। वैसे भी मेरी ट्यूशन लेकर वो 10 और 11वीं कक्षा के मटेरियल को भी रिव्यू कर सकेगी। इसे सुनकर लियू सियांग थोड़ी इम्प्रेस्ड हो गई। पर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सावधानी की झलक थी। मैंने उसकी एक्सप्रेशन देखी और तुरंत एक और बात जोड़ दी। असल में मैं वहां सीनियर के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो रहा हूं। जब मेरी बहन ट्यूशन ले रही होगी, मैं ये भी उम्मीद करता हूं उसकी देखभाल कर सकें। जैसे ही ये बातें कह दी, चुन युवान की जबड़ा पूरी भी तरह खुल गया आश्चर्य से। मैंने जियांग चेंग स्कूल के सामने वाले एरिया का किराया बिल्कुल नहीं बताया कि कम से कम 500 युआन महीने का किराया होगा। हालांकि वो अपनी माँ के साथ नया प्लेस में रहना चाहती थी। उसका मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर है, इसलिए वो थोड़ा एम्बार्श महसूस कर रही थी। उसने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। चाओ बेई, मैं तुम्हारा बार बार फायदा नहीं उठा सकती इस तरह। इसे सुनकर मैंने सही सही जवाब दिया। क्या फायदा उठाने की बात है? बस किराया ट्यूशन फीस में से घटा दो। सुना है आंटी इन दिनों घर पे रेस्ट कर रही हैं। एक हॉस्पिटल है, मुझे पता है कि वो ऑफिस क्लर्क की तलाश में है जो मेल हैंडल कर सके। आंटी, आप जाकर ट्राई कर सकती हैं। जब भी आप ठीक नहीं लगे, हॉस्पिटल में रहना ज्यादा कॉन्वीनियंट रहेगा। लियू जियांग ने मुझे गहरी नजर से देखा। उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। चेन युवान के लिए अभी बड़ा क्रिटिकल टाइम है। उसकी माँ के साथ होने के कारण मैं जरूर कुछ भी बेतुका करने की हिम्मत नहीं करता। तो वो हंसी और तुमने वैसा कहा, फिर से मना करूं, तुम्हारी दया को धक्का मार रहा हूं। तो मैं दादाद हंसा। तो फिर बढ़िया है। और बहन, पहले पैकिंग शुरू करो। तो कल मैं किसी को कॉल करूंगा जो तुम्हारी मूविंग में मदद करेगा। तो मुझे अभी भी काम है, तो मैं पहले निकल रहा हूं। फिर मैं मुड़कर बाहर निकल गया। तभी चू युवान ने आखिरकार होश में आया। वो मेरी पीछे जॉग करके मुझे उस छोटी गली से ले गई। वो को कभी मेरी तरफ देखती और पूछे बिना नहीं रह पाई, पहले क्यों नहीं बताया? मैं बेबस कंधे उचकाया। अगर मैं बताता तो तुम मुझे अपनी आंटी से मिलवाते। हम गली के आखिर में पहुंचे। उसने हिम्मत जुटा ली और अचानक एक कदम आगे बढ़ा। तो दोहराओ, मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा। तभी चू युवान ने होश संभाला और मेरी पीछे जॉग करने लगी। छोटी गली में मेरा साथ देते हुए वो कभी कभी मेरी तरफ झांकती रहती। तो वो पूछे बिना नहीं रह पाई, पहले क्यों नहीं बताया? मैं बेबस कंधा उचकाया। अगर मैं बताता तो तुम मुझे अपनी आंटी से मिलवाते। गली के आखिर में उसने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके अचानक एक कदम आगे बढ़ते हुए मुझे टाइटली हक कर लिया। उसने अपना सिर मेरे सीने में दबा दिया और धीरे से बोली। मैंने चून युवान को टाइटली अपने बाहों में लपेट लिया। एक फ्रेश पीच ब्लॉसम की खुशबू हवा में फैल गई। सीनियर, मेरा दिल अभी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने कहा, यार मैं तुझे इतना टाइट हक क्यों कर दिया? कुछ चून युवान तुरंत ही मेरी गले से निकलने की कोशिश करने लगी। तो मैं बस सोच रहा हूं उन सारे क्यूट कपड़ों के बारे में जो मैंने तुझे दिलवाए थे, और गू क्विंग है भी व्यू का मजा ले रहा है। ये सब सुन के मेरा दिल और भी दर्द कर रहा है। ये सुनते ही चून युवान तुरंत शर्माई। पंजे पे खड़ी होकर मेरे कान में फुसफुसाई, जब टाइम मिलेगा तो वो तेरे लिए इन्हें पहन लेगी। हॉस्पिटल की ड्राइव पर मैं पहले वाले हक को याद कर रहा था, उसके सीने की सॉफ्ट फीलिंग को। तो मेरे मुंह का कोना AK-47 से भी ज्यादा दबाना मुश्किल था। अब आगे मुझे चेन युआन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना है। उसकी माँ की बीमारी ठीक करनी है, और जब वो ग्रेजुएट करेगी तो मैं सीधे उसे रिक्रूट कर लूंगा। तो गू कॉरपोरेशन की ओर मैं चुपके से गू क्विंग है को देख लिया। इस लड़की को अभी तक पता भी नहीं कि मैंने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए हैं।
हाँ हाँ, मेरी निगाह पकड़ते ही गु क्विंग है ने कड़ाई से घूरा। किसी कारण से वो अचानक थोड़ा इरिटेट हो गई। आधे घंटे बाद हम आखिरकार जिंग के ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे। जियांगचेंग टीसीएम हॉस्पिटल में मुख्य क्षेत्र और हुआटुआ पवेलियन दोनों शामिल है, तो यह सामान्य जनता के लिए खुला नहीं है। कोई भी यहाँ इलाज के लिए नहीं आ सकता। हुआटुआ पवेलियन जनता के लिए खुला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस अकेले ही कम से कम 100 है। आम लोग तो इसे बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। हुआटुआ पवेलियन के डॉक्टर ज्यादातर टॉप टायर रिटायर्ड ट्रेडिशनल चाइनीज माइनीज डॉक्टर्स हैं, जिन्हें वापस इनवाइट किया गया है। सभी डॉक्टरों में से सिर्फ मेरी तीसरी बहन गुवेनर की अद्भुत टैलेंट और ठोस बेसिस के कारण ही वो यहाँ हैं। पवेलियन के सभी सीनियर डॉक्टरों ने उसे मान्यता दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एप्लीकेशन जमा करने के बाद उसे स्पेशल एंट्री मिल गई सीधे हो टू पवेलियन में। गाड़ी से उतरते मैं सीधे गुकेहन की कलाई खींचकर उसे उस टू पवेलियन की ओर ले गया, जहां टॉप टायर मेडिकल स्किल्स हैं। मैं पहले से ही जानता था कि गु किंगहेन को कौन सी बीमारी है। हमें बस क्लिनिक में जाकर थोड़ा कंडीशनिंग मेडिसिन लेना था, तो ये भी एक कन्वीनियंट टाइम था गुवेनर को मरीज पर एक्यूपंक्चर करते समय रिमाइंड करने का। पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हैं या नहीं, ये चेक करने में गुवेनर की स्किल्स अनडिनिएबल थीं। अब बात यह है कि इस मरीज की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। बॉडी में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट था जिससे उसकी नीडलिंग बिगड़ गई। जैसे ही गुकिंगहन और मैं हो टू पवेलियन की ओर बढ़े, हमारे बगल में दो मेडिकल स्टाफ मेंबर तेजी से स्ट्रेचर लेकर गुजर रहे थे। स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग आदमी था जो ग्रे जोंगशान सूट पहने हुए था। प्लीज मेक वे, मरीज की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ये इमरजेंसी है, कृपया साइड में हटें। स्ट्रेचर पर बेहोश आदमी को देखते ही मुझे तुरंत पता चल गया कि यह हाइचेंग का बड़ा बॉस है। उस आदमी का नाम एक्स था। एजान वो ग्रेट शान नेशन के संस्थापक हीरोज में से एक था। उसने नेशन की स्थापना में शानदार योगदान दिया था। भले ही अब वह फ्रंट लाइन से पीछे हट गया हो, लेकिन मिलिट्री में उसकी इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने गु किंगहेन का हाथ थाम लिया और हुआ टू पवेलियन की तरफ तेजी से बढ़ा। एक तरफ मेडिकल स्टाफ ने स्ट्रेचर को पवेलियन में ले जाया। एक मजबूत मिडिल आदमी ने हॉल में चिल्लाया, फिर भी अब यहाँ का बेस्ट डॉक्टर बाहर है। उस मिडिल आदमी का नाम सी यू था। वह सी ईजान का बेटा। वह अभी भी मिलिट्री में सर्विस कर रहा था। दोनों साइड के कॉरिडोर से पुराने ट्रेडिशनल डॉक्टर क्लिनिक से यॉविंग करते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, पुराने मास्टर फिजिशियंस में एक रिमलेस ग्लासेस वाली व्हाइट कोट पहने हुई युवा महिला बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखी। ये लड़की मेरी तीसरी बहन थी। गुवान ए यहाँ का बेस्ट डॉक्टर कौन है? तो मेरे पापा बेहोश हैं, पापा का इलाज जल्दी करो। बुजुर्ग डॉक्टर एक दूसरे को देखते रहे। सिर्फ जान और शिव के देखकर ही अंदाजा लगा सकते थे कि उनका बैकग्राउंड कुछ खास है। पहले इस मरीज को देख ले और देखे कि ट्रीट कर सकती है या नहीं। एक बुजुर्ग डॉक्टर बोल पड़े। यह सुन के गुवान एर उलझ गई। उसे यहाँ के बिस्तर पर ले चलो। तो वो इतनी जवान है, क्या वो एक्सरे की फिल्म भी पढ़ सकती है? बूढ़े आदमी की पुरानी बीमारी कई बार फिर से उभरी है। हमने कई डॉक्टर देखे पर सब बेबस रहे। कौन भौहें घटाकर बोला। उसकी जिंदगी में गुवान एर को सबसे ज्यादा नफरत है जब लोग जेंडर या उम्र का जिक्र करते हैं। तो उसने एक सी ठंडे अंदाज में घूर कर कहा, मैं मरीज की पल्स ले रही हूं, जरा चुप रहो। पल्स लेने के बाद उसने एक साई को ठंडी सी अदा से कहा, कुछ नीडल से वो इस बीमारी से जाग सकता है, पर पूरी रिकवरी के लिए उसे और कई बार आना पड़ेगा। बाकी बुजुर्ग डॉक्टर भी एक करके मरीज की पल्स लेने के लिए आगे आए और गुवान एर की बात से सहमति में सिर हिलाया। छोटी, अभी तुझे कम आंका था मैंने, मेरे बुजुर्ग को एक्यूपंक्चर कर दो ना। साई ने माफी मांगते हुए कहा। जैसे ही गुवान एर एक्यूपंक्चर निडल्स को सिस्टरलाइज कर रही थी, एक मिडिल एज वाली महिला दौड़ती हुई आई। पिता कहाँ हैं, अभी कैसे हैं? तो उस महिला का नाम एक्स ई यू सिंह था। वो XIZ जान की बेटी थी। पिता पहले ही बेहोश हो चुके हैं। स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर उसके ऊपर एक्यूपंक्चर करने की तैयारी कर रहा है। एक्सी, जिसने गावन याहो की ओर इशारा किया था, सुइयों को स्टेरिलाइज कर रही थी। बोलते बोलते जब एक्सी यूजिंग ने इतना यंग डॉक्टर देखा, तो वो फिक्र से भौं नहीं उठा पाई। वो बहुत ही यंग है, क्या वो भरोसेमंद है? वो तुरंत आधा पीछे हट गई और उसके पीछे खड़ा एक यंग लड़का दिखा जो बड़ा भाई था। मैं अभी अभी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से आया हूं। मैं इस यंग लड़के से मिला। मैंने देखा उसने सिर्फ 3 सुइयां इस्तेमाल की। मरीज को ठीक करने के लिए अस्पताल सालों तक कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब पूरी तरह क्योर हो गया कि पिता की बीमारी फिर से फ्लेयर हो गई। यह सुनकर मैंने जल्दी से उसे बुला लिया, क्योंकि एक्यूपंक्चर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। क्यों न इस यंग लड़के को ही इसे हैंडल करने दिया जाए। तो उस यंग लड़के की तेज भौहें और चमकदार आंखें थीं।
उसकी पोस्चर सीधी थी और उसमें मर्दाना ऑरा झलक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक्सी हु को कहा, हाय, मेरा नाम लोंग ऑटियन है। सिस्टर यूजिंग अभी बहुत ही दयालु थी। उस मरीज का बॉडी डॉक्टर की केयर में आधे से ज्यादा ठीक हो चुका था। मैंने बस एक्टिवेट किया, दवा की प्रॉपर्टीज मरीज के बॉडी में इकट्ठा हो गई। भले ही मैं ना होता, मरीज आखिरकार ठीक हो जाता। एक्सआई की यू ने सिर हिलाया। लोंग ऑटियन की मॉडेस्टिटी से बहुत सेटिस्फाइड हुई तो उसकी नजर गुवाना की ओर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गई, लेकिन बोलते से पहले बूढ़े डॉक्टरों ने चिल्लाते हुए आलोचना की, तुम लोग, तो ये बात का मतलब क्या है? तू यहां ट्रबल मचाने आया है क्या? हम सब ने कहा था कि ठीक हो जाएगा, अब तू डॉक्टर बदल रहा है। क्या तू हमारी टीसीएम हॉस्पिटल पे शंका कर रहा है? तेरे मास्टर कौन है? तूने मेडिसिन कितने साल पढ़ी है? लगता है तेरे बाल अभी तक पूरी तरह नहीं बढ़े हैं। तो तू को ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में क्या पता है? यार, युगुवान भी ठंडी लग रही थी। अगर तू हम पे भरोसा नहीं करता तो फिर भूल जा। अब तू इस एग्जामिनेशन रूम को ले ले, पर मैं अब उससे ट्रीट नहीं करूंगा। तो गुवान एर के बर्फीले चेहरे को देख के लोंग योतन की आंखें तुरंत चमक उठीं। आज गुवान एर ने हल्का पिंक निटेड स्वेटर पहना था, उस पे सफेद लैब कोट था, पर उसके चेस्ट में अभी भी भरपूर था। फिर भी उसकी कमर अभी भी पतली थी। एक बाहों भर के लिए एकदम सही लोंग जाओ टियन की नजर देख के गुवान एर ने गुस्से में उसकी तरफ तिरछी नजर मार दी। उसने लैब कोट और कसकर खींचा और फैसला ले, मरीज की हालत अब और टाल नहीं सकती। उसने ठंडी आवाज में कहा। शीहू ने गुवान एर की ओर देखा, जीओटीएन की ओर। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया किसे चुनना है। पहले तो उन्हें ही उस ट्रीट करने दो, आखिरकार हम पहले ही उसे उनके क्लिनिक ले गए थे। अगर किसी भी हालत में वे उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं फिर से मरीज की पल्स ले सकता हूं, लोंग जियोटियन ने विनम्रता से कहा। लोंग जियोटियन के ये कहने पर गु वान एर ने ठंडे अंदाज में स्नॉट किया। तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा, उसने कहा। शीहू को देखते हुए, मरीज की शर्ट उतार दो। एक्स यी जियन के शरीर पर अनगिनत चाकू के कट और गोली के घाव सभी की आंखों के सामने उजागर हो गए। ये सारे निशान उसके अतीत की गवाही थे। ये उसके सम्मान के मेडल भी थे। हालांकि वो एक्स ये उसे थोड़ी असंतुष्ट थी, फिर भी जी युआन ई को एक्स ई जियन के लिए गहरी इज्जत महसूस होती थी। जैसे ही वह एक्यूपंक्चर की तैयारी में अपना दिमाग फोकस कर रही थी, मैं हाँफते हुए क्लिनिक में धावा बोला और फिर से बाधित होते ही गुयुआन एर ने दरवाजे की ओर गुस्से में घूरा। अचानक उसने मुझे वहीं खड़ा देख लिया तो वह तुरंत गुस्से में भौं सिकोड़ ली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूल उपन्यास में दुवान एर को उसका ज्ञानी छोटाई कभी पसंद नहीं था, जो असली मालिक होने के नाते सारा दिन परेशानियां पैदा करता रहता था, खासकर जब उनके माता पिता बेटों को बेटियों से ज्यादा तरजीह देते थे। भले ही उन्हें पता था मैं उनका जैविक बच्चा नहीं था, अब फिर भी उन्होंने बिना किसी कारण के मुझे तरजीह दी। इससे उसे वो छोटा भाई और भी ज्यादा नापसंद होने लगा। यार, देख तो नहीं रहा कि मैं अभी एक मरीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं? ऐसे धड़ाम से अंदर आ रहे हो? अगर तुम मुझे गलत एक्यूपंक्चर पॉइंट पे मार दो तो तुम्हें पता है वो कितना डेंजरस है। हमारे हुआ टू क्लिनिक में आने वाले मरीज या तो अमीर होते हैं या नोबल। ऐसा नहीं है कि तुम हर बार ट्रबल बनाओ, कोई तुम्हारी गड़बड़ी साफ कर देगा। अपना जगह याद रख, नहीं तो गुवान या डांटा जाएगा। इसे देखकर मैं पुट मार ली। मैंने सोचा, असली मालिक के 10 साल से ज्यादा के जीवन में जितना पैसा उसने बर्बाद किया, वो इस एक सुई के लिए तुम्हें जो मुआवजा देना पड़ेगा उससे कुछ भी नहीं है। पर बाहर से मैं फिर भी माफी मांगता हुआ दिख रहा था, बार बार माफी मांगता रहा। तीसरी बहन, तो मैं तुम्हें परेशान करने वाला नहीं था, बस देखा कि उस बुजुर्ग के शरीर पर बहुत सारे वॉन्ट्स हैं। मुझे शक है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, शायद अभी भी उस क्रैपनेल या कुछ और हो। पहले उस बुजुर्ग को एक्सरे करवाते हैं, क्या ख्याल है? आसपास के पुराने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ने नेचुरली पहचान लिया लेकिन जब मैंने वेस्टर्न मेडिकल एग्जामिनेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने को कहा तो सब फ्रॉन्ग हो गए। यंग मास्टर, हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और पल्स टेकिंग पर फोकस करती है। बस इतना ही काफी है मरीज की कंडीशन समझने के लिए। तो उन मशीनों पर भरोसा करने से हमारी जजमेंट में इंटरफेरेंस होगा। बिल्कुल सही यंग मास्टर, ये हमारे एंसेस्टर्स की छोड़ी ट्रेजर है। तो तुमने मेडिकल थ्योरी नहीं पढ़ी तो हमारी डायग्नोसिस में दखल मत दो। मैं इस लोगों के झुंड को घूरा। असल में वो थोड़ा थोड़ा और टाइम पल्स लेने में लगाते तो स्वाभाविक ही क्लू मिल जाते। अपर दादा की हालत क्रिटिकल थी और लंबे जियाओ ताई की निगरानी में उन्होंने स्वाभाविक ही मरीज को जितनी जल्दी हो सके ठीक करना चाहा। मुंह बंद कर और साइड में खड़ा हो जा। एक भी आवाज मत निकाल, मरीज अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तेरे कारण कुछ भी हो गया तो वो माँ बाबा को बता देंगे और तुझे घर से निकाल देंगे, गुवान एर ने ठंडे ढंग से कहा। मैंने गुवान एर को 2 थम्स अप दिया और फिर मैं मुड़कर क्लिनिक से बाहर निकल गया। कीड़ा भी पैर से दबा दिया जाए तो मुड़ जाता है,
वैसे मैं मिट्टी से बना नहीं हूं। खैर, गुवानेर और वो जिद्दी बूढ़ों का ग्रुप मेरी कोई भी बात सुनते नहीं। उन्हें थोड़ा दर्द चखना पड़ता है। इसे दूसरों की किस्मत का रिस्पेक्ट कहना है। क्लिनिक से बाहर निकलते हुए मैं गुस्से में दांत पीस रहा था। अगर उसने इस बार सीए झान को अपनी सुई से लगभग मार नहीं दिया होता, जिससे मामले को सुलझाने के लिए दहाड़ों अरब की कॉम्पेंसेशन नहीं देनी पड़ती, तो मैं सीधे घर नहीं जा पाने से बहुत नफरत करता। ऊपर से कॉम्पेंसेशन की रकम झूजियान के कार्ड से निकाली गई और उनका सप्लीमेंट्री कार्ड मेरे हाथ में है। और सब मिलाकर यूवेनर का कर्ज चुकाने के लिए दहाड़ों अरब देने जैसा ही है। मेरे बगल में गुकिंगहान ने देखा कि मैं बुरा मूड में हूं। वो धीरे धीरे मेरी शर्ट के किनारे को खींचती रही। वो चिंतित थी कि आज मैं सिर्फ मूड में आया हूं, इसलिए ही उसके साथ फ्रेंडली हूं। तो अब मैं बुरा मूड में हूं तो फिर से अपना पुराना एग्जिस्टेंस दिखा दूंगा। लुगु क्विंगहैन की हिचकिचाती अदा देखकर मैंने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को झटक दिया। वो अभी अभी कटवाया छोटा बाल अब चिकन के नेस्ट जैसा गड़बड़ हो गया है। अब फिर मैं गिल्टी फीलिंग से उसके बालों को फिर से स्मूथ कर दिया। अगर तू नाराज है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल ले। मैं पहले ही बहुत खुश हूं कि तू सिस्टर युवान की देखभाल कर रहा है। वो ऊपर देखी और हिचकिचाते हुए एक स्माइल दी। मैं शर्म से अपना सिर खुजलाया। तो मैं अभी अभी तेरे बाल झटक दिया क्योंकि तुझे बहुत क्यूट लगा। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर नहीं करूंगा। तो मुझे ये पसंद आया। गु क्विंगहैन ने सिर नीचे किया। गालों में शर्म की लाली आ गई। मैं धीरे से उसके गाल को पिंच किया। तीसरी बहन के खत्म होने के बाद मैं उसकी कंघी उधार लेकर तेरे बाल कंघी कर दूंगा। जू क्विंगहैन उत्साहित होकर हाथों को छोटे छोटे फिस्ट में बंद कर ली। तो उसको अंदर की वो कमी महसूस हुई जो धीरे धीरे भर रही थी। अब फिर मैं गु क्विंगहैन को दरवाजे की दरार की तरफ खींचा। वह हम कमरे में गु वानर की एक्यूपंक्चर प्रक्रिया देख रहे थे। एक्स जेड का शरीर जख्मों से ढका हुआ था। जम के आसपास की कुछ स्किन पहले ही हार्डन हो चुकी थी। सुई डालने में काफी फोर्स लगनी पड़ी। वेनर की एक्यूपंक्चर तकनीक और भी ज्यादा स्किलफुल होती जा रही थी। उसकी स्पीड भी काफी तेज हो गई थी। नई जनरेशन पुरानी को पीछे छोड़ रही है। बस कुछ साल और में जब उसकी एक्सपीरियंस थोड़ा और रिच हो जाएगी तो वो मुझे ओवरटेक कर पाएगी। मिस कू सच में अब तक की सबसे टैलेंटेड पर्सन है जो मैं मिला हूं। तो सभी देख रहे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर्स वाकई में एडमायर में हैरान रह गए। रुगु वैनर की प्रोफेशनल एक्यूपंक्चर तकनीक देखकर सेहू और सी यूजिंग भी राहत की सांस ले ली। लोंग याओतिन की आंखें जल रही थीं। वो गु वैनर को बिल छुपाए बिना टकटकी मारता रहा, खासकर जब वो थोड़ा झुकी। कि मैं देख ही रहा था कि वो थोड़ा टिपटोपी कर रहा है। मैं जिज्ञासु होकर गु किंगहैन के सिर पर ठुड्डी रगड़ते हुए पूछा, उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो? गु किंगहैन ने अपना सिर ढंक लिया, नाखुशी में पाउट किया, मेरी इशारे की दिशा में देखा और सिर हिलाया। उसने घिनौना होकर कहा, वो थर्ड सिस्टर को पीप कर रहा है और लगातार उसके चेस्ट और बट को देखता रहता है। भाई, क्या मैं थर्ड सिस्टर को वार्न कर देना चाहिए? ओरिजिनल स्टोरी में गु किंगहैन की हेवन डिफाइंग ब्यूटी ने लोंग नाओतियन का ध्यान खींच लिया। लोंग नाओतियन उसकी ब्यूटी को कोवेट करता था और उसके पास्ट को डिस्पाइज भी करता था। वो सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप ही रखता था। और गु क्विंग हान को कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने लोंग गाओटियन की सतही फिक्र को वही प्यार समझ लिया जो वह हमेशा से चाहती थी। झूठ उजागर होते ही उसने पागलपन से रिवेंज ले लिया और एक ही कदम में सबसे बड़ा विलेन बन गई। तीसरी बहन एक्यूपंक्चर कर रही है, तो मैंने कहा हम उसे परेशान नहीं कर सकते। गु क्विंग हान ने सिर हिलाया, फिर चिंतित दिखी। उसके चेहरे को देखकर मैं बेबस होकर बोला, कोई आवाज मत करो। मैंने उसे कलाई पकड़कर क्लिनिक के बीच में खींचा, जहां लोंग जाओ टियन और गो वान ईयर के बीच में खड़ा था। लोंग जाओ टियन ने भौं में सिकोड़ ली, चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। ऊपर गु क्विंग हान की खूबसूरती एक लेवल ऊपर लगने से उसकी आंखें उसकी पीठ पर घूरने लगी। क्या वह रीइंcarnated लेचर है? तो उसकी नजर देखकर मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने गु क्विंग हान को अपने सामने खींचा, एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा। पल के लिए जमी रही, फिर चुपचाप कदम पीछे हट सिर अपने सीने से लगा ली। तो मैं गवर्नर के हाथ में नीडल देखता रहा, इसलिए उसकी छोटी हरकत को नोटिस नहीं कर पाया। इस समय एक्यूपंक्चर अपने फाइनल स्टेज में था। तो शेजहान के कई बार झटके खाए तो उसकी आंखें मुश्किल से एक छोटी सी दरार खोल पाई। ग्वेनर ने माथे से पसीना पोंछा और आखिरी नीडल निकाल ली। आखिरी एक्यूपंक्चर पॉइंट सीने के बिल्कुल बीच में था और जैसे ही वो नीडल डालती मरीज पूरी तरह से जाग जाता। उसने एक्यूपंक्चर पॉइंट पर निशाना लगाया और धीरे धीरे नीडल डाल दिया। नीडल डालते समय कुछ अजीब सा फील हुआ, लगता था कि कोई हार्ड चीज ब्लॉक कर रही है। वो संकित होकर फिर से एक्यूपंक्चर पॉइंट चेक करती। वो चूक गई थी, सोचते भी नहीं पाई। सीए झान की आंखें अचानक फटकर खुल गईं। उसने एक मुट्ठी ताजा खून थूक दिया तो छाती में नीडल भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। नीडल की जम से खून धड़ाधड़ बहने लगा।
क्या चल रहा है? ये कैसे हो सकता है कि तू कहा था कि तू उसे ठीक कर देगा? देख, डर में कौन बोल रहा है? क्यूगुवान हकलाते हुए जवाब दिया। मैं नहीं जानती। जो एक्यूपंक्चर पॉइंट मैंने हिट किया वो गलत नहीं हो सकता था। तो गुवान का चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया। वो फिर से मरीज की धड़कन चेक करना चाहती थी, पर शिए यूजिंग ने उसकी हथेली की पीठ पर जोर से थप्पड़ मार दिया। तू नाक से खून बहाने वाला छोटा बड़बड़, क्या तू एक्यूपंक्चर क्या जानता है? क्या तू मेरे पापा को अपने स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए गिनी पिग बना रहा है? क्या यही तरीका है तुम्हारे गु फैमिली का मरीजों को ट्रीट करने का? शिएहू ने सिए झान की छाती के जख्म पर मजबूती से हाथ दबा दिया। उसने सामने वाले पुराने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टरों को गुस्से में घूरते हुए झोंका मार दिया। अगर आज मेरे पापा मर गए तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा गु फैमिली उनके साथ दफन हो जाए। यार, इधर आओ और उसका इलाज करो अभी। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टरों ने आपस में नजरें मिलाई। कोई भी आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो वो चिल्लाए, अगर आज मेरे पापा मर गए तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा फैमिली उनके साथ दफन हो जाए। कोई इधर आओ और उसका इलाज करो। तो अभी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टरों ने एक दूसरे को देख लिया। कोई भी आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर अभी जीजान मर गया तो ये मेडिकल एक्सीडेंट पूरी तरह से गुवेनर की ही जिम्मेदारी बन जाएगी। पर जैसे ही उन्होंने संभाल लिया, उन्हें भी आधी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने अभी अभी जेई ईजान की धड़कन ली थी और गुवेनर के ट्रीटमेंट मेथड के बारे में सबको लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल यही कहा जा सके कि मरीज की कंडीशन स्पेशल थी और वो बस लकी नहीं थी। गुवेनर ने अपने लिप को जोर से बाइट मार दी। उसकी आंखें बाकी पुराने डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाती थीं, पर सबने सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में देखना भी हिम्मत नहीं हुई। तुम लोग क्यूब की टोली हो, क्या तुम बस यहीं खड़े रहोगे और मेरे पापा को मरते देखोगे? वो बुजुर्ग दासा की स्थापना में बड़े काम किए थे और अब तुम्हारी क्यूब टोली ही उसे मारने वाली है। अगर मेरे पापा यहीं मर गए तो सिर्फ तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं, तुम सबको भी उनके साथ दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने धमकी दी थी, क्या तुम मुझे फिर से उस बुजुर्ग का पल्स लेने दोगे? युगु वैनर ने जल्दी में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ग्यू कॉरपोरेशन उसके परिवार की 3 पीढ़ियों की लाइफलाइन थी। अगर वो एक ही इंस्टेंट में नष्ट हो गया क्योंकि उसने एक मरीज को मार दिया, तो उसके पास जीने का चेहरा नहीं बचता। दूर हो जा, सारी जिम्मेदारी तेरी ही है। तू कुतिया तू ही है जिसने मेरे पापा को ऐसी हालत में डाल दिया। तुम लोग, ये शानदार फैमिली, बस प्रोफेशन का यूज करके अपनी बेटियों को गिल्ड करवाते हो ताकि वो रिच लड़कों के साथ अपग्रेड कर सकें। तो अगर तू खुद को गिल्ड करना चाहता है, ठीक, पर तू मेरे पापा को मारना ही क्यों पड़ा? तेरी असली मंशा क्या है? यूजिंग चिल्लाई। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तुझसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक और मौका दे। उसने विनती की। चिए यूजिंग ठंडे ढंग से ठूकते हुए बोली, तुझे एक और मौका दे रहा हूं ताकि तू मेरे पापा को मार सके। तू बुरी औरत, मेरी आंखों से दूर हो जा। ओरिजिनल प्लॉट के मुताबिक लोंग झाओतियन अगली बार हीरो बनकर शिए आइजान की जान बचाने वाला था, लेकिन उसने पीछे हट गया। शिए आइजान को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया, बल्कि उसने बूढ़े आदमी की टांगों को लकवाग्रस्त कर दिया। के बाद उसने ट्रीटमेंट का बहाना बना के XYZ परिवार को बार बार मिलने लगा और उनके साथ कनेक्शन बनाता रहा। क्योंकि लोंग झाओतियन ने उसे बचाया, उसके बारे में उसकी अच्छी इंप्रेशन बन गई, तो उसने मेडिकल स्किल्स पर चर्चा करने का बहाना बनाना के लगातार उसके करीब आती रही। हालांकि इस बार उसने लगभग किसी को मार डाला और गंभीर आफ्टर इफेक्ट्स पैदा किए, लेकिन अब मूल रूप से वो किसी को करने की हिम्मत नहीं करती। यह वाकई एक मेडिकल एक्सीडेंट था। तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे। लुगुवानियर ने दांत कस लिए, जैसे घुटने टेकने की तैयारी में कोई मूव किया। इसी मोमेंट पर लोंग जियाओ तियान एक कदम आगे बढ़ा। एक्चुअली उसका एक्यूपंक्चर मेथड अभी बिल्कुल सही था। शायद ये पेशेंट की स्पेशल बॉडी टाइप की वजह से हुआ होगा। मुझे इसकी पल्स चेक करने दो। गुगवान एड ने लोंग जियान की तरफ थैंकफुल होकर देखा। तो उसने कभी सोचा नहीं था कि इस कांड के बाद हुआ तो क्लिनिक के बूढ़े डॉक्टर्स उसे ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे वो कोई बीमारी हो। सिर्फ लोंग झाओ तियान ही उसके लिए स्टैंड लेने को तैयार था। तियाओ तियान ने सी झेन की पल्स चेक की, चढ़ाए और कहा, अभी जो हुआ उसकी वजह से हालांकि अल होश में तो आ जाएंगे, पर मुझे डर है कि इसके बाद उनके पैर पैरालाइज्ड हो सकते हैं। ये सुनकर कि वो अभी भी बच सकते हैं, शी यूजिंग और शी ने लोंग झाओ तियान की तरफ देखा और जल्दी से रिक्वेस्ट करने लगे, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरे डैड को बचा लो। जब तक उनकी जान बचा सकते हो तब तक उनके पैर खराब होना भी चलेगा। लोंग झाओतियान ने सिर हिलाया। उसकी नज़र जियांगचेंग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के बूढ़े डॉक्टर्स पर पड़ी। तो वो टशन में हंसा, क्या तुम बूढ़े खुश्तो को अभी भी डायग्नोस करने का चांस चाहिए? तो तुमने पूरी लाइफ डॉक्टरी की प्रैक्टिस की है,
पक्का तुम लोग ये सिचुएशन आराम से हैंडल कर लो ना। बूढ़े डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा और अपने सिर झुका लिए। अब भले ही उन्हें 80% यकीन होता कि वो सी ईजान को ठीक कर सकते हैं, फिर भी वो पल्स चेक करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करते। तो उन्हें अपनी रेपुटेशन खराब होने और मेडिकल एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लग रहा था। एक बच्चा जिसने कभी किसी फेमस मास्टर से नहीं सीखा, बस कुछ साल खुद ही हाथ पैर मारे हैं। इतने सालों तक मेडिसिन पढ़ी, फेमस मेडिकल स्कूल की लेगेसी संभाली, और बस यही औकात है तुम्हारी। सीरियसली, इतने साल जीकर तुमने सब वेस्ट कर दिया, जैसे कुत्ता तुम्हारा दिमाग खा गया हो। लॉन्ग जियाओतियान ने बड़े टशन में हिकारत से कहा। जुवानर ने धीरे से अपना होंठ दबाया और लॉन्ग जियाओतियान को बड़े एडमिरेशन वाली नजरों से देखा। इस मोमेंट पर कछुए की तरह अपनी खोल में छुपे इन बूढ़े डॉक्टरों से उसे भी थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन फील हुई। जुवानर की नजर नोटिस करते ही लॉन्ग जियाओतियान ने एक बार उधर देखा। उसने एक आईब्रो उठाई और एक चार्मिली विड वाली स्माइल दी। अचानक एक तीखी हंसी ने क्लिनिक के सन्नाटे को चीर दिया। तो तुम अपने ट्रीटमेंट से किसी को अपाहिज कर दोगे और फिर भी दूसरों का मजाक उड़ाने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम्हारी ये मोटी खाल ट्रेस बैग की तरह यूज नहीं की गई तो ये सच में बड़ा वेस्ट होगा। इसमें कुछ भी समा सकता है। मैंने एक जम्हाई ली और शी ईजान की तरफ चल पड़ा। आखिर तुम कर करना क्या चाहते यार? अभी के अभी वापस आई यहाँ, तो पेशेंट ट्रीटमेंट में और डिले मत करो। तुम्हारा नॉर्मली ड्रामे करना तो एक अलग बात है, और मम्मी और पापा ने तुम्हें सर पर चढ़ाकर बिगाड़ दिया है। तो फैमिली हमारी 3 जनरेशन की लेगेसी है। अगर तुम्हारी वजह से ये बैंकक्रप्ट हुई तो मैं तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। लुगुवान एयर ने गुस्से में क्लास लगा दी। यंग मास्टर, हम पहले ही इस पेशेंट का इलाज नहीं कर पा रहे थे, अब हमें इसे किसी और को दिखा देना चाहिए। ये लाइफ और डेथ का मामला है, तो हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में देरी नहीं कर सकते। पुराने डॉक्टर्स ने भी मुझे समझाने के लिए बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो उन्हें पता था कि मैं वैसे भी अनएजुकेटेड और बेरोजगार हूं, तो मैं कोई ढंग का काम नहीं करता था। पर क्या ये मस्ती करने का वक्त है? बस इसे ट्रीटमेंट के लिए गाओतियान को सौंप दो, और जब तक बुड्ढा बच जाता है वो फैमिली कुछ पैसे देकर सेटलमेंट कर लेगी और बात खत्म हो जाएगी। अगर बुड्ढा मर गया तो गु फैमिली भी इन लोगों का गुस्सा नहीं झेल पाएगी। तिलोंग जियान ने मेरी यंग लुक को और भी ज्यादा नफरत से देखा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें ही इलाज करने देता हूं, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, बुढ़े की पल्स पहले से ही बहुत वीक है। वो और ज्यादा खिंचातान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता था कि बुड्ढा मरने वाला है, फिर भी तुम अभी तक बकवास किए जा रहे थे। क्या तुम उसके मरने का वेट कर रहे थे ताकि बाद में हम पर ब्लेम डाल सको कि हमने ट्रीटमेंट में देरी की? पता चला कि तुम बस फेम के भूखे और लालची फ्रॉड हो। मैंने नफरत से अपनी आंखें रोल की। बोलते बोलते मैंने हाथ बढ़ाकर बूढ़े आदमी की कलाई पकड़ ली। जैसा लॉन्ग और गाओतियान ने कहा था, बूढ़े आदमी का बहुत खून बह चुका था और उसकी पल्स एकदम वीक थी। अगर उसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो वो किसी भी मोमेंट मर सकता है। फ्रॉड तुम हो। मैंने अपनी आंखों से उसे लोगों को ट्रीट करते और बचाते देखा है। क्या वो फेक हो सकता है? तुम जैसे ब्रैड को क्या पता। मेरे रास्ते से हटो। डिवाइन डॉक्टर लॉन्ग के लिए जगह बनाओ। किसी यूजिंग ने ऑर्डर दिया। क्या ये कोई ब्लैक डेन है? तो तुम खुद तो उसे ठीक नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे। क्या तुम्हें एक भले चंगे पेशेंट को ऐसे ही तड़पकर मरने देना है? कशीहू ने एकदम हॉस्टाइल टोन में कहा। युगुवानर एक कदम आगे बढ़ी। उसका इरादा मुझे सीधे वहां से खींचने का था। तो तुम जैसा निकम्मा लूजर जिसने कभी मेडिसिन की पढ़ाई तक नहीं की, अब तुम्हें भला कैसे पता होगा कि किसी को ट्रीट कैसे करते हैं? आखिर तुम मम्मी और पापा का के बायोलॉजिकल बच्चे भी तो नहीं हो। तो किस बेसिस पर तुम मारे गु फैमिली के हॉस्पिटल में हो? यहां से दफा हो जाओ। मैंने अपने हाथ की मूवमेंट रोक दी। मैंने गुवानर की आंखों में गहराई से देखा। अचानक मैं मुस्कुराया और बोला, तीसरी बहन, तुमने सालों में जो पैसा उड़ाया है वो इस बार तुमने वेस्ट किया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी नजर शिया झेन की चेस्ट पर शिफ्ट हुई और मैंने अपना फिस्ट उठाया। मैंने उसके हार्ट पर धीरे से टैप किया। मेरा ये एक्शन देखकर वहां मौजूद सब लोग टेरिफाइड हो गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ओए छोटे ब्रैट, तुझे मरने का शौक है क्या? अशीहू बेड से झटके में उठा और मेरी नेक पकड़ ली। वो मुझे दीवार पर स्लैम करना चाहता था। मैंने शीहू के हाथ पर एक प्रेशर पॉइंट प्रेस किया। मैं चोकिंग वाले हाथ से बचकर निकल गया, पर शीहू की इमेंस स्ट्रेंथ की वजह से मैं फिर भी दीवार पर जोर से स्लैम हो गया। मैंने थूका, अगर मैंने प्रेशर पॉइंट हिट नहीं किया होता तो उस ब्लो से मेरी आधी जान ही निकल जाती। शीहू ने नम हाथ रब किया और आगे चार्ज करता रहा। पर जिस चीज ने सबको सरप्राइज किया वो ये था, जो गुकिंग हान ने अपनी बाहें फैला ली और मुझे शील्ड करने लगी। तो तुम मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकते। भले ही वो डर से ट्रेम्बल कर रही थी, पर उसकी आवाज बहुत फर्म थी। गेट लॉस्ट, मैं औरतों को नहीं मारता। तो मेरे डैड मरने वाले हैं और इस बास्टर्ड ने उन्हें मारने की हिम्मत की।
गु किंग हान को मुझे शील्ड करते देख शी हु ने गुस्से में कहा। जुआन एयर भी एक कदम आगे बढ़ी। ये बास्टर्ड, उसे अपनी हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस खुद झेलने पड़ेंगे। क्या तुम भूल गई पास्ट में उसने तुम्हारे साथ कितनी गंदी चीजें की हैं? गुग्गू किंग हान ने अपना सर हिलाया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अब चेंज हो गया है। उसीली गर्ल, उसे बस हमारी फैमिली का पैसा चाहिए, इसीलिए वो जानबूझकर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हम सब बहनों को उसका कैरेक्टर पता है और बस माँ और डैड ही अभी भी उसे डिफेंड करते हैं, वरना उसे कब का घर से किक आउट कर दिया गया होता। क्या तुम्हें पता है उसकी अभी वाली हरकत को क्या कहते हैं? इसे इंटेंशनल होमिसाइड कहते हैं। पेशेंट की बॉडी बहुत वीक है, उसका ऐसा एक पंच उसे मौके पर ही मार सकता था। लॉन्ग जे ओटीएन ने आग में घी डालने का चांस ले लिया। तो मुझे पता था इतनी ब्यूटीफुल लड़की, उसका इतना विशियस हार्टेड छोटा भाई कैसे हो सकता है। वो पता चला कि वो बाहर से अडॉप्ट किया हुआ एक कुत्ता है। लगता है उसे पता है कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जू फैमिली के मेंबर्स और गुवान को जैसे कुछ रियलाइज हुआ और उन्होंने मेरी तरफ देखा। उसने आह भरी और कहा, मुझे लगा था कि तुम बस हद ज्यादा रिबेलियस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी का मर्डर करने की भी हिम्मत करोगे। अब मेरे वापस आने का वेट करो, वो मॉम और डैड को बोलकर तुम्हें एगू फैमिली से बाहर निकलवा देगा। एगू किंग हान ने अपना सिर हिलाया। उसने स्टबर्नली कहा, अब मुझे अपनी सिस्टर मत बुलाओ, गतु में कभी मेरी केयर ही नहीं थी। तो अगर वो, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। जगुवान एयर कोल्डली हंसी। एक आवारा कुत्ता अपने सामने इस सिबलिंग लव वाले सीन को देख रहा था। गेक वाइल्ड लड़की, अच्छा ही है कि तुम दोनों गु फैमिली छोड़ रहे हो। मैंने गु किंग हान का सिर थपथपाया, जो किसी शेर के बच्चे की तरह ब्रिसल कर रही थी। तो मैंने उसके फैले हुए हाथ फोल्ड कर दिए। मैंने सोचा कि इस लड़की का अफेक्शन मुझ पर वेस्ट नहीं गया। अभी जो सिचुएशन थी उसमें लोग मुझे आराम से ट्रीटमेंट नहीं करने देते। ये बस एक ही रास्ता था, एक रिस्की मूव लेना और सीधे स्ट्रांग मेडिसिन यूज करना। उन्हें इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिखाकर ही उनका मुंह बंद होता। मैंने कोल्ड गेज के साथ देखा। मैंने ग्वानियर को ग्लेयर किया और मॉकिंगली बोला, क्या अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह से जहर टपक रहा है। हिस्टीरिया के पीछे अपनी मिस्टेक छुपाने का तो सोचना भी मत। कबले ही मेरे पंच से ये बुढ़ा मर जाए, पर यह मत भूलना कि सुई पहले तुमने ही चुभाई थी। अगर गू कॉर्पोरेशन डूबा तो सब तुम्हारी फॉल्ट होगी। तो मैंने फिर से उस मर्डरस दिखने वाले साईहू की तरफ देखा। क्या तुम श्योर हो ना कि तुम्हें इस बुड्ढे के ट्रीटमेंट के लिए मेरी जरूरत नहीं है? जजीहू ने कोल्डली स्नॉट किया। या तुझे ट्रीटमेंट के बारे में क्या ही पता है? क्या अगर ये बुढ़ा मरा तो आज मैं तुझे भी इसके साथ ही दफना दूंगा। मेरा बस कंधे उचकाने और नॉन्चलेंटली बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कचलो, लगता है मेरी जरूरत नहीं है फिर। मेरी नजर पास खड़े उस बूढ़े डॉक्टर पर गई। मेरे लिए एक कॉम्ब ढूंढो। इन बूढ़े डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी नजरें बार बार गुवान एयर के चेहरे पर जा रही थीं, जो अभी गुस्से से काला पड़ रहा था। बहस के दौरान गुवान एयर ने रिवील कर दिया था कि मैं ग्यू फैमिली का सगा बच्चा नहीं हूं। वो मेरे लिए कॉम लाकर उसे ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने धीरे से आ भरी मैदान में शेर को भी कुत्ते परेशान करते हैं। बिना पंख के फिनिक्स की वैल्यू भी मुर्गी जैसी ही होती है। मैंने गुकिंग हान की कलाई खींची और उसकी तरफ पाउट किया। अजीयू किंग हान समझे, उसने सिर हिलाया। उसने बूढ़े डॉक्टर से कहा, अब मेरे लिए एक कॉम्ब ढूंढ लो। उन बूढ़े डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों ही ग्यू फैमिली की यंग मिसेस थीं। तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि किसी को भी ऑफेंड करें। और जैसे ही माहौल थोड़ा टेंस होने लगा, एक्सी जिंग अचानक चिल्लाई, अबड़े भाई देखो, क्या पापा अब डेंजर से बाहर नहीं आ गए हैं? एक पल पहले सबकी नजरें मुझ पर थीं। अब जाकर उन्हें शौक में रियलाइज हुआ कि न सिर्फ सी का खून थूकना बंद हो गया है, बल्कि उनका चेहरा भी थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर अभी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे? क्या तुम में से किसी ने सुना है कि यंग मास्टर ने मेडिसिन पढ़ी है? क्या लोग ये नहीं कहते कि यंग मास्टर एकदम यूजलेस हैं और दिन भर बस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? और फिर वो ऐसी बीमारी कैसे क्योर कर सकता है जो थर्ड मिस भी नहीं कर पाई? तो कहीं ये पेशेंट की मरने से पहले वाली आखिरी एनर्जी तो नहीं है? पुराने डॉक्टर्स एक के बाद एक स्पेकुलेट करने लगे। तो गुवान एयर ने शॉक होकर सीजान की तरफ देखा तो वो फिर से उसकी पल्स चेक करना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, शिए यूजिंग ने उसे खतरनाक वाला ग्लेयर दिया। लिटिल डिवाइन डॉक्टर, प्लीज एक बार देखिए, क्या उन बुजुर्ग की हालत इंप्रूव हुई है? उसने लॉन्ग जियाओतियान की तरफ देखा और पूछा। लॉन्ग जियाओतियान ने पल्स चेक करने के लिए अपना हाथ रखा। उसने देखा कि सीजान की पल्स वाकई पहले से थोड़ी स्ट्रांग थी। उसने शॉक होकर मेरी तरफ देखा, काफी देर तक हेजिटेट किया और फाइनली धीरे से सिर हिलाया। तो मैंने गुवान एयर की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, अब क्या तुम मेरे लिए एक कोम्ब ढूंढ सकती हो? युगुवान एयर का चेहरा एकदम सीरियस था। अगर तुम्हारे पास उस पेशेंट को क्योर करने का कोई तरीका है तो जल्दी से उसे ठीक करो, भूलना मत।
तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब गु फैमिली ने दिया है। अगर गु फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई तो शांति से जीने की उम्मीद मत रखना। मैंने हेल्पलेस हो कंधे उचकाए और जवाब दिया, मरा तो नहीं। डॉक्टर गु ने खुद कहा था, तुम्हें अपनी गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस खुद भुगतने होंगे। यंग मास्टर तो बस थर्ड मिस की मदद करना चाहते थे। उन्हें बस पॉइंट आउट करके डांटा गया। अब ऐसे में किसे ही अच्छा लगेगा। क्या थर्ड मिस ने ये नहीं कहा था कि यंग मास्टर जू फैमिली का हिस्सा नहीं है और वो उन्हें बाहर भी निकालना चाहती थी। यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा पिटीफुल है यार। उनकी काइंडनेस के बदले उन्हें बस एहसान फरामोशी ही मिली। वो बूढ़े डॉक्टर्स आपस में विस्पर करने लगे और हुआन एयर का चेहरा एकदम पीला और फिर गुस्से से हरा हो गया। तो उसने उन्हें बहुत ही गंदी लुक दी जिससे सब तुरंत चुप हो गए। ये सुनकर कि ओल्ड मैन की कंडीशन अब सुधर गई है, अशीहू मेरे पास आया, एम्बेरसमेंट में अपना सिर खुजलाते हुए कि सॉरी। उसने अपोलोजाइज किया। भाई, मैं भी थोड़ा ज्यादा ही एजिटेटेड हो गया था। अगर आप ओल्ड मैन को ट्रीट करना चाहते थे तो बस मुझे पहले बता देते, तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं, है ना। मैं ताना मारते हुए हंसे बिना नहीं रह पाया। क्या मैं क्रेजी हूं जो उसे ट्रीट करना चाहूंगा? क्या तुम सब भूल गए कि अभी तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया? मैंने कोने में लगे कैमरे की तरफ पॉइंट किया। अगर तुम भूल गए हो तो ये चीज तुम्हें याद दिलाने में हेल्प कर सकती है। चलो मैं एक बार फिर स्टेट कर देता हूं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। अभी तो मैं बस ये देखना चाहता था कि ओल्ड मैन की बॉडी कितनी स्टेडी है। आखिर जो झोला छाप डॉक्टर तुम लाए हो वो भी तो ओल्ड मैन को ट्रीट कर ही सकता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बस बेडरिडन हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम एक केयर गिवर अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी बातें सुनकर लॉन्ग आओ तियान ने मुझे बहुत गुस्से से घूरा। वो उसे आराम से क्योर कर सकता था। वो बस ये शियान का यूज करके ऊपर चढ़ना चाहता और हाइचेंग की सी फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना चाहता था। तभी तो वो उसे एक ही बार में पूरा ठीक नहीं करना चाहता था। शिये हु और शिये यूजिंग की बातें सुनकर उनके चेहरों पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब आप ओल्ड मैन को पूरी तरह कर सो, राइट। मैंने कोल्डी रिएक्ट किया बिना कुछ बोले। मैंने गुकिंग हान का हाथ पकड़ा और थोड़े गिल्ट के साथ कहा, गलती से तुम्हारे बाल फिर से मेस अप हो गए और यहां कोई कोम भी नहीं है। तो चौ पहले घर चलते हैं, ये देखकर कि हम सच में निकलना चाहते थे। शियहू ने जल्दी से आगे आकर हमें रोकने की कोशिश की। अभी जो भी हुआ वो पूरी तरह मेरी गलती थी। प्लीज मेरे डैड को बचा लो। अगर वो ठीक हो गए तो मैं अपनी कैपेसिटी में कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने को तैयार हूं। शिये यू जिंग ने भी अपने हैंडबैग से एक जेड कोम निकाला। उसने गुकिंग हान के हाथ में थमा दिया। कि कितनी प्यारी छोटी बहन है, इस कोम को अपनी आंटी की तरफ से एक छोटा सा मीटिंग गिफ्ट समझो। तो गुकिंग हान ने मेरी तरफ देखा। तो वो कोई अनरीजनेबल नहीं थी। अगर मैं हाँ नहीं कहता तो वो सामने वाली लेडी से गिफ्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तो तुम डिसाइड करो, मैंने प्यार से कहा। गुगु किंगहान ने एक मोमेंट के लिए सोचा। भले ही उन्होंने अभी हमारे साथ बदतमीजी की, पर वो अपने डैड और भाई से सच में बहुत प्यार करते हैं। भाई, क्या हम इनकी हेल्प कर सकते हैं? और बस ऐसे ही मैंने सी यूजिंग का दिया हुआ जेड कोम लिया और कैजुअली उसे गु किंगहान के हाथ में रख दिया। बस थोड़ी देर में एक्यूपंक्चर होने के बाद इससे तुम्हारे बाल कोम्ब कर देंगे। तो ये चिड़िया का घोंसला जैसा सिर गु किंगहान ने हल्का सा स्नॉट किया। तो उसने दबी आवाज में कंप्लेंट की, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने सब मेसअप कर दिया? इसी मोमेंट पर मेरी नजर गुवेनर की तरफ मुड़ी। मैंने कोल्डली कहा, मेरे लिए एक्यूपंक्चर नीडल्स का एक सेट रेडी करो। इसे नीडल्स का एक सेट लाके दो, गुवेनर ने दांत पीसते हुए कहा। तो उसने अपने पास खड़े और डॉक्टर को ऑर्डर दिया कि उसके इंप्रेशन में ये छोटा भाई एकदम यूजलेस था, जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहता था। पर आज ही उसे डिस्कवर हुआ, न सिर्फ मुझे मेडिसिन की समझ थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किल्स उससे भी सुपीरियर हैं। इस चीज को एक पल के लिए एक्सेप्ट करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट था। नीडल्स का एड जल्दी से स्टेरलाइज किया गया और मुझे थमा दिया गया। मैंने उसे ब्रीफली इंस्पेक्ट किया, फिर मैंने शियाइजान पर एक्यूरेटली एक पंक्चर करना शुरू किया। जैसे ही मैंने नीडल उठाई, मैं एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुआ, फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो बस बोल दो, और जब तक मैं कर सकता हूं मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। शीहू ने एंग्शियसली कहा। मैंने अपना सिर शेक किया और गुवेनर की तरफ देखा, ताकि तू सब कुछ एकदम क्लियरली समझकर मर सके। यहां और पेशेंट की पल्स चेक कर। जुवेनर काफी टाइम से जी जान की पल्स चेक करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि आखिर एक्यूपंक्चर में उससे गलती कहां हुई। बस बात यह थी कि जीहू और जी यूजिंग को उस पर शक था कि उसी ने ओल्ड मैन की कंडीशन और खराब कर दी है, इसलिए वो हमेशा उससे अलर्ट रहते थे। उसकी आंखें हिचकिचाते हुए जीहू और जी जिंग की तरफ देखने लगी। ये देखकर कि भले ही उनके चेहरे सैड थे, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। मेरे भाई ने तुझे यहां आकर पल्स चेक करने को बोला है।
तो तू अभी भी वहां क्यों खड़ी है? वजीहू ने रूडली स्नॉट किया। अपने भाई का कैरेक्टर तो देखो, तूने अभी उसे इतना गंदा इंसल्ट किया, फिर भी वो तुम्हें अपनी मेडिकल नॉलेज देने की सोच रहा है। ऐसा छोटा भाई भाई पाकर ही तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है। तो तुम तो उसे घर से बाहर ही किक आउट करना चाहती थी। तो अगर तुम्हारी को फैमिली उसे नहीं चाहती तो हमारी ये फैमिली उसे अडॉप्ट कर सकती है। जय यूजिंग चिल्लाई। तो मैं हल्का सा मुस्कुराया, इस काइंड ऑफर के लिए थैंक। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, जब तक वो मुझे बाहर ना निकाल दें तो मैं फैमिली छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुवेनर ने फिर से झेकी पल्स चेक की। पहले से थोड़ा वीक होने के अलावा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। अपर पल्स चेक करने के दौरान उसे सडनली मेरी वो बात याद आई जो मैंने दरवाजे पर टेक लगाकर कही थी, पेशेंट के इतने सारे स्कार्स को देखकर। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स पर ध्यान देना, कि कहीं कोई छर्रे के टुकड़े या ऐसा कुछ तो नहीं रह गया। गुवेनर की आंखों में एक चमक आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उस ओल्ड मैन की बॉडी को फील किया जहां लास्ट सुई लगाई थी। उसे वहां ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर एक छोटी सी हार्ट जैसी चीज फील हुई। वो हार्ट जैसी चीज एकदम छोटी थी, शायद सिल्वर नीडल की टिप से बस थोड़ी सी ही बड़ी। इंस्टेंट में उसे सब कुछ समझ आ गया। तो तभी जब वो पहले एक्यूपंक्चर कर रही थी तो ओल्ड मैन की बॉडी में जो लास्ट सिल्वर नीडल गई थी उसकी फील कुछ सही नहीं थी। ये याद करके कि वो अभी मुझ पर चिल्लाई थी, उसके गाल एकदम गर्म हो गए। अभी के लिए आई एम सॉरी रीजन पता चलने के बाद उसने दबी आवाज में कहा। अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस ओल्ड मैन को क्योर कर सकती है। मैंने उसकी माफी को एकदम इग्नोर कर दिया। मैंने बस ओल्ड मैन की बॉडी के ऊपर सिल्वर नीडल पकड़ी और कुछ एक्यूपॉइंट्स की तरफ पॉइंट किया। फिर मैंने लॉन्ग एओसिन की तरफ देखा और पूछा, क्या मुझे इन पॉइंट्स पर नीडल्स लगानी चाहिए? क्यों झोला छाप, क्या तेरे पास कोई बेटर आइडिया है? लॉन्ग एओसिन ने फ्राउन किया। उसे मेरा इंटेंशन समझ नहीं आ रहा था। उसी यूजिंग को लगा कि मैं लॉन्ग एओसिन के साथ हूं। एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करते हुए उसने टेंशन में लॉन्ग एओसिन की तरफ देखा। खलिटिल डिवाइन डॉक्टर, क्या ये सही है? क्या आपके पास कोई बेटर ट्रीटमेंट प्लान है? लॉन्ग एओसिन ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं होता तो मैं भी सुइयां वैसे ही लगाता। अशी यूजिंग ने चैन की सांस ली। चूंकि दोनों एग्री कर रहे थे तो ये प्रूव हो गया कि ये एक्यूपंक्चर मेथड फिलहाल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन था। इसके बाद हर सुई लगाने से पहले मैं हमेशा पहले लॉनी ओशन का ओपिनियन लेता, जिससे सबको ये इंप्रेशन मिले कि उसमें थोड़ा टैलेंट तो है पर बहुत ज्यादा नहीं। जब की आखिरी सुई नहीं लग गई तो बूढ़े आदमी की आंखें धीरे से खुली। तो सी तुरंत सी झामने घुटनों पर बैठ गया। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। अब आप कैसा फील कर रहे हो? बेटर हो? शी यूजिंग बेड के पास बैठ गई। उसका चेहरा टेंशन से भरा था। एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है? जब मैंने बड़े भाई से सुना कि आप कोमा में हो तो मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। हालांकि शी झान काफी वीक थे तो उनकी आंखों में अभी भी वो डिग्निटी थी जब उन्होंने शिव को डांटा। ये किस तरह का मर्द है जो ऐसे रोता है? ये बहुत डिसग्रेसफुल है। घर जाकर मेरे लिए वेट्स के साथ 30 किलोमीटर दौड़ना। हालांकि सी यूजिंग से बात करते वक्त उनकी टोन काफी जेंटल हो गई। ये बस कुछ पुरानी बीमारियां हैं। मैंने तुम्हारी मॉम को भी देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बच्चे अब कैसे हो। मैंने उसे बता दिया, बेटा तो अभी भी वैसा ही यूजलेस है, पर बेटी जैसे से बड़ी हो रही है, अपनी माँ की कार्बन कॉपी लग रही है। तो उसकी आंखें बहुत जेंटल थीं, जैसे वो सी यूजिंग के जरिए किसी और की इमेज देख रहा हो। उसे फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अपनी टांगों की तरफ देखते हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। क्या ओ डैड? उन दोनों ने नोटिस किया कि ओल्ड मैन कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। मेरी टांगों में जरा भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो पैरालाइज्ड हो गई हूं। तो शायद घर जाके थोड़ा मीट खाने के बाद स्ट्रेंथ वापस आ जाए। कृषि के जॉन ने यह कहा। यह देखकर शिहू मेरी तरफ डाउट के साथ देखा और पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम ओल्ड मैन को पूरी तरह क्योर कर सकते हो। तो फिर उसने अपनी नजर लॉन्ग एशियन की तरफ शिफ्ट की। ओए फेक डॉक्टर, तूने तो पहले उसका कोमा भी क्योर कर दिया था। अब बस ये एक चीज, उसकी टांग का जमा हुआ गंदा खून बाहर निकालना और मेरिडियंस को थोड़ा क्लियर करना। तू उसे क्योर नहीं कर सकता। लॉन्ग एशियन ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसे समझ आया कि क्यों मैंने उससे पहले बार बार पूछा था कि एक्यूपंक्चर कैसे परफॉर्म करते हैं। लॉन्ग एशियन ने अपने दांत जोर से भींच लिए। तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब जाके उसे समझ आया कि मैं बार बार उससे एक्यूपंक्चर करने का तरीका क्यों पूछ रहा था। वो पिछला नीडलिंग वाला सीन भी उसी का प्लान था। अगर वो बोल देता कि वो इसे ठीक कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे बुड्ढे का पूरा ट्रीटमेंट प्लान पता था? अब फिर उसकी वो पिछली बात कि बुड्ढा डिसेबल्ड हो जाएगा, क्या इससे उसकी ये चाल एक्सपोज नहीं हो जाती कि वो अपने फायदे के लिए इस फेवर का इस्तेमाल करना चाहता था और सी फैमिली से प्रॉफिट कमाना चाहता था? तो उसने एक गहरी सांस ली और हल्का सा सिर हिलाते हुए शर्मिंदगी से बोला,
कमुज जैसे मामूली बंदे का कोई स्कूल या ग्रुप नहीं है। मैंने बस कुछ सालों से खुद ही हाथ पैर मारे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर मैंने अभी तक रिसर्च नहीं की है। गो विनर की लॉन्ग ओतियान की तरफ वाली नज़र में नफरत साफ दिख रही थी। अस्सी हो और सी यूजिंग जैसे लोगों के लिए ये शायद कोई बड़ी स्किल वाली बात हो, पर उसके जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की स्टूडेंट के लिए बुड्ढे की ये हालत बस बेसिक नॉलेज थी। एक अमीर खानदान की लड़की होने के नाते वो तुरंत समझ गई कि इसके पीछे असली गेम क्या है। जब तक बुढ़ा ठीक नहीं होता, लॉन्ग ओतियान सी फैमिली से लगातार बेनिफिट्स मांग सकता था। गुगू फैमिली भी मजबूर हो जाती और लॉन्ग ओतियान को हमेशा के लिए अपना खून चूसने देती। वो सच में उस विलेन को वहीं के वहीं एक्सपोज करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसकी बातों में अब कोई दम नहीं है, जैसा कि गवर्नर ने पहले ही बता दिया था। शीहू और सी यूजिंग को कुछ भी अजीब नहीं लगा, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हमें आपको फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। अब मैंने कन्न उचकाए और शी यूजिंग और शी हो की तरफ देखकर बोला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो बस माइनर प्रॉब्लम्स हैं। ये सब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बेसिक स्किल्स हैं। आंटी, फ्यूचर में यहाँ कोई भी अंकल का इलाज कर सकता है, बस ऐसे ही किसी भी रैंडम गली नुक्कड़ वाले बाबाओं पर ट्रस्ट मत करो। तो पैसों का स्कैम तो एक बात है, पर ट्रीटमेंट में देरी जानलेवा हो सकती है। इस पॉइंट पर जियूजिंग ने लॉन्ग ओतियन की तरफ एक नजर देखा। उसे थोड़ा शक होने लगा कि कहीं लॉन्ग ओतियन का लक तो नहीं चल गया, या फिर वो जानबूझकर अपनी स्किल छुपा रहा है ताकि सी फैमिली के साथ चिपक सके। ये देखकर किसी यूजिंग को लॉन्ग ओतियन पर डाउट हो रहा है, मैंने आग में थोड़ा और घी डाल दिया। तो मैंने गुवेनर का हाथ पकड़ा और उसे आगे कर दिया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। गुवेनर ने मुझे सरप्राइज होकर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे खुद को प्रूव करने का चांस दूंगा। शी यूजिंग और शी यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, तो उन्हें गुवेनर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अशी यीजान की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अंकल, वो जो श्रापनेल का टुकड़ा आपके सीने में है, उसका क्या? क्या आपके बच्चों को इस बारे में पता है? तो शी यू एकदम शॉक हो गया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, आपके सीने में अभी भी वो श्रापनेल है? शी यीजान ने चिढ़कर एक ठंडी आवाज निकाली, तुम्हें बताकर क्या फायदा? इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने देख लिया और सबने कहा इसे निकाला नहीं जा सकता। अगर तुम्हें पता भी होता तो क्या तुम इसे निकाल लेते? ऋषि थोड़ा पीछे हट गया। मैं तो बस आपकी फिक्र कर रहा था। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी अभी बहुत स्ट्रांग है। बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो और जल्दी देश की सेवा करो। हमारे शिये फैमिली का नाम खराब मत करना। शिये झान चिल्लाया, और जहां तक मेरी बात है, मैंने शिये झान को देखा और डिससेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लेंट की। तुम्हारे खुद के बेटे को भी तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता। रिजल्ट ये हुआ कि तुम कोमा में चले गए और हमें बताने वाला कोई था भी नहीं। क्या तुम्हें पता है कि पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्री छुपाने की वजह से हर साल कितने मेडिकल एक्सीडेंट्स होते हैं? तुम मर गए तो ठीक है, वैसे भी तुम बूढ़े हो गए हो, पर क्या तो तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ट्रीटमेंट के दौरान किसी पेशेंट की मौत डॉक्टर के लिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन जाती है? ग्रेट साई के मेडिकल फील्ड की फ्यूचर होप तो लगभग खत्म ही हो गई थी। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सी यूजिंग और शेहू को फाइनली समझ आ गया, और पता चला कि बात यह नहीं थी कि गुवेनर की मेडिकल स्किल्स खराब थीं, बल्कि बूढ़े बाप की बॉडी की कंडीशन ही कुछ स्पेशल थी। गुवेनर ने अपना झुकाया और धीरे से अपना होंठ काटा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं न सिर्फ उसे एक्सप्लेन करने में हेल्प करूंगा, बल्कि मेरी बातों से यह भी दिखेगा कि मुझे उसकी फिक्र है, कहीं उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना हो जाए। उसके दिल में गिल्ट की एक गहरी फीलिंग जाग गई। मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, मैं तो बस जी वेनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लियर करना चाहता था उस बूढ़े आदमी के मेडिकल इंसिडेंट में। आखिर कॉम्पेंसेशन का पैसा तो मेरा ही पैसा होता, मेरा पैसा। मैं एक मोमेंट के लिए रुक गया, तो मैं बस रोती रही और उन पर ब्लेम डालती रही। तुमने खुद मेडिकल रिकॉर्ड्स छुपाए थे, जिसकी वजह से ये मेडिकल इंसिडेंट हुआ, और तुम्हारे बेटे ने तो ये तक धमकी दी कि वो हमारे पूरे गुई फैमिली को तुम्हारे साथ दफन कर देगा। हमारी गु फैमिली जैसे भी हो जियांगचेंग में 10 लाख लोगों को जॉब्स देती है। अगर हमारी फैमिली डूबी तो वो 10 लाख लोग अब हवा खाकर जिएंगे। डांट सुनकर सी झेजेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो शी हो की तरफ मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया, तो तेरी इतनी हिम्मत, ओ छोटे बदमाश, अगर मैं तुझे 3 दिन ना पीटूं तो तू सिर पर चढ़ जाएगा और तांडव करेगा। तेरी दूसरों को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कसी हो शर्म के मारे पीछे हट गया। उसने मिन्नत की, डैड यहाँ बाहर वाले भी हैं। मैं उनके पास खड़ी थी और मैंने सही टाइम पर याद दिलाया। इसने कहा था कि अपनी बेल्ट यूज करो, डंडा नहीं चलेगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर आपका बेटा बात नहीं मानता तो 1-2 थप्पड़ उसे लाइन पर ले आएंगे। तो सी झान को बात समझ आ गई और उसने शी हो की तरफ हाथ बढ़ाया। शी यू ने मुझे बहुत ही गुस्से वाली लुक दी।
तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतनी खुन्नस रखेगा, तो उसने चुपचाप अपनी बेल्ट उतारी और शीजान को दे दी। तो ये बेल्ट असली काऊ हाइड की बनी थी, काफी टफ थी। तो जब इसे घुमाया तो हवा में सीटी जैसी आवाज आई। साइए मैं बेल्ट पर थोड़ा आयोडीन लगा देता हूँ। बेटे को पीटने के बाद इन्फेक्शन होना अच्छी बात नहीं होगी, पर आपकी तो मिलिट्री फैमिली है और आप बच्चों को बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं सकते, तो उन्हें अपनी पावर से दूसरों को बुली करने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। हम हॉस्पिटल में हैं, जियांग चेंग के बेस्ट डॉक्टर्स यही हैं। बस की एक सांस बाकी रहने देना, हम उसे बचा लेंगे। और शो एंजॉय करते हुए मैंने खूब मजे लिए। सी झान ने सिर हिलाया, बेल्ट घूमी और हवा में सरसराहट की आवाज हुई। वो सीयू पीठ पर आवाज के साथ पड़ी और शी यू ने दांत भींच लिए, आवाज तक नहीं निकाली। इस मोमेंट पर उसकी मेरे लिए सारी ग्रेटिट्यूड हवा हो गई थी। बस मन में ढेर सारा गुस्सा और नफरत बची थी। ये बच्चा सच में ब्लैक हार्टेड है। आप अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो। खुद को ज्यादा थकाओ मत, बड़े भाई से बस टेंशन में गलती हो गई थी। देखो, यू जिंग ने उसे मनाने की कोशिश की। वो जब देखा कि सबक मिल चुका है तो मैंने भी बीच में बोला, जी थोड़ा चिल मारो, बैठे बैठे पावर लगाना थोड़ा टफ है। पैर का इलाज ना हो जाए तब तक वेट करो, तब इसे पीटना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। देखो, बड़े भाई ने तक एक आवाज भी नहीं निकाली। वो क्लियरली मान नहीं रहा और अभी तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। अगर इसे और नहीं पीटा तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा। तो मेरी बातें सुनकर एक साई हाउस एकदम शॉक हो गया। उसने मार खाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, चाहे वो प्रिजनर ऑफ वॉर ही क्यों ना बन जाए। तो वो पक्का एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकालता। उसकी स्ट्रांग विल को मैंने जिद का नाम देकर बदनाम कर दिया। शेजान ने बेल्ट साइड में फेंकी और अपना चेस्ट पकड़कर हाँफने लगा। उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तुमने कहा था कि वो लड़की मेरा पैर ठीक कर सकती है। मैंने सिर हिलाया। ये मेरी तीसरी बहन है जुवेनर। इस बच्चे ने अपनी थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल्स उसी से सीखी हैं। वो लड़की, क्या तुम यहाँ आके मेरा चेकअप कैप कर सकती हो? सी शियान ने कहा। गुगु वेनर आगे बढ़ी और सावधानी से फिर से अंकल की पल्स चेक की। पिछले एक्सीडेंट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था। हर बार सुई लगाने से पहले वो मेरी तरफ ऐसे देखती जैसे कंफर्मेशन मांग रही हो। को 2 बार देखने के बाद मैंने डिसाइड करके एक चेयर खींची और खुद गु किंगहान के बाल कोम करने लगा। गु किंगहान चेयर पर बैठी काफी अच्छे मूड में लग रही थी। उसकी पतली टांगे हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं। उसका सिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। गुगु वेनर ने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा था। उसने धीरे से आ भरी। उसे पता था कि मैं अभी भी गुस्से में हूं, तो बस हमारी इज्जत की खातिर मैंने उसे बाहर वालों के सामने एम्बेरेस नहीं किया, जबकि उसने पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मिट्टी में मिला दिया था और उसे पैरों तले रौंदा था। कब मुझे बाद में इसकी भरपाई करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब मैं कुछ दिनों में घर जाऊंगा तो मम्मी पापा से पूछूंगा, क्योंकि शाओबेई ने मेडिसिन सीखना कब शुरू किया और ये भी कि उसे क्या पसंद है। जैसे जैसे सिल्वर निडल लगाई गई, सी झियान को अपनी टांगों में टिंगलिंग महसूस हुई और जल्द ही सेंसेशन वापस आ गई। गुवेनर को आखिरी सिल्वर नीडल निकालते और सिर हिलाते देख सी झियान ने बेड का सहारा लिया और धीरे से खड़ा हो गया। अपने पापा को ठीक होते देख सायहो की आंखों में आंसू आ गए, तो वो तुरंत उन्हें सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ा। शीजेन कांपने लगा। उसने साइड में फेंकी हुई बेल्ट उठाई और चिल्लाया, यो छोटे बदमाश, तो जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है तेरी चमड़ी और भी ढीठ होती जा रही है ना? मैं तुझे सबक सिखा रहा हूं और तू अभी भी जवान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। को एक और बे और बहरे एजुकेशन सेशन के बाद शाओ यूं को अब थोड़ी अकल आ गई थी। हर बार जब शीजेन उसे मारता तो उसके मुंह से दबी हुई आवाज निकलती, जैसे वो सहना तो चाहता हो पर सह न पा रहा हो। शीजेन ने उसे 2 बार मारा और फिर उसे थोड़ी दया आने लगी तो उसने देर सवेर बेल्ट को साइड में फेंक ही दिया। कहे तेरा बच्चा मुझे गुस्से से मार ही डालेगा, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। शेह ने अपने एक्सप्रेशन बदलकर एक मक्खन लगाने वाली स्माइल दी। आपको तो 100 साल तक जीना है, ऐसी अनल की बातें मत करो। यू जिंग ने अपने हैंडबैग से 2 चेक निकाले और लॉन्ग ओशन की तरफ देखा। थैंक यू लिटिल डिवाइन डॉक्टर, आपको वहां से मेरे साथ आने में काफी ट्रबल हुई। पीपल्स हॉस्पिटल स्टेल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल तक। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन है। आई होप आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ 100 युआन का चेक देखकर लॉन्ग ओतियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी पर फिर तुरंत नॉर्मल हो गईं। सिस्टर यूजिंग, मैंने सच में अंकल का इलाज नहीं किया। मैं आपकी पेमेंट लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? सी यूजिंग शुरू से ही लॉन्ग ओतियन के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रही थी। लॉन्ग ओतियन की वो छोटी सी मूवमेंट नेचुरली उसकी नजरों से नहीं बची। उसके मन में तुरंत थोड़ी चिढ़ हुई, पर ऊपर से वो स्माइल करते हुए बोली, मैं आपको ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। लॉन्ग ओतियन सी फैमिली के क्लोज आने के लिए कुछ और बातें करना चाहता था, पर यूजिंग ने उसे ये चांस ही नहीं दिया। वो मुड़ी और मेरे पास चलकर आई। मैंने सुना कि सब आपका नाम गु बेई बता रहे हैं, तो मैं आपको साओ बेई बुलाने की लिबर्टी ले रही हूं।
ओके, मेरा बड़ा भाई अभी सच में थोड़ा हॉट हेडेड हो गया था। मैं उसकी तरफ से आपसे अपोलॉजी मांगती हूँ। तो मेरे फादर को बचाने के लिए थैंक यू, ये 10 मिलियन है। तो अब प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, सी यूजिंग ने एकदम सिंसियरली कहा। बोलने के बाद उसने मेरे एक्सप्रेशंस और हाव भाव को भी नोटिस किया। तो मेरे चेहरे पे तुरंत एक स्माइल आ गई, जैसे पहले की कड़वाहट कभी हुई ही ना हो। ये तो बहुत ज्यादा है। भले ही मेरे मुंह से ये निकला, पर मेरे हाथ बहुत ऑनेस्ट थे और चेक लेते ही मैंने वो 10 मिलियन का चेक लपक लिया। मैंने तो उसे गुकिंग हान के सामने लहराया और प्राउडली बोला कि मैंने 10 मिलियन कमा लिए हैं। मैं कूल हूं ना। गुकिंग हान ने मुझे एकदम एडमायरेशन वाली नजरों से देखा। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। मैं सी यूजिंग के पास गया और उसे वो 10 मिलियन का चेक वापस दे दिया। यूजिंग, क्या तुम मेरे लिए इसके 5-5 मिलियन के 2 चेक बना सकती हो? इसी यूजिंग हैरान रह गई, पर फिर उसने अपनी चेकबुक निकाली और 5-5 मिलियन के 2 चेक लिख दिए। तो मैंने चेक लिए और एक गुकिंग हान के हाथ में थमा दिया। मैंने उस छोटे से सिर को सहलाया कि अब तुम भी एक छोटी सी रिच लेडी बन गई हो। मेरा ये अंदाज देखकर सी यूजिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो बच्चों का बच्चों की तरह बिहेव करना ही बेहतर है। उसने लॉन्ग एशियन की तरफ एक नजर डाली। वो साफ तौर पर शाओबेई की उम्र का ही था, फिर भी उसे दीदी बुला रहा था। मेरे बिंदास तरीके के मुकाबले लॉन्ग एशियन जरूरत से ज्यादा मैच्योर और दुनियादार लग रहा था। जहां तक लॉन्ग एशियन की बात है, वो नफरत में अपने दांत पीस रहा था। वो 10 मिलियन, तो अब फिर सोचा नहीं था कि बीच में कोई स्पॉइलर टपक पड़ेगा, उससे सब कुछ छीन लेगा। मैंने इन सब चीजों को भाव ही नहीं दिया। हाथ में चेक को देखते हुए मैंने फिर से इजियान की ओर देखा। मैंने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, ओल्ड सर, क्या मैं आपके चेस्ट से वो छर्रे निकाल दूं? वरना ये पैसे लेने में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही शी हु और सी यूजिंग ने यह सुना, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। कि क्या आप सच में मेरे डैड के चेस्ट से वो छर्रे निकाल सकते हो? तो दोनों ने एक साथ पूछा। उन्हें सब पता था। उनके डैड के स्टेटस के हिसाब से अगर बोला गया था कि ये नहीं निकल सकता, तो मतलब इम्पॉसिबल था। तो मतलब देश के सारे बड़े डॉक्टर्स ने देख लिया था और सबने एक सुर में बोल दिया था कि ये नहीं निकल पाएगा। कशी इजियान भी शॉक हो गए। और बेटा, ये छर्रे निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। हुआ तो हॉल के वो ओल्ड टीसीएम डॉक्टर्स भी मुझे एक साथ समझाने लगे। तो वो तो मुझे आंख मार कर इशारा भी कर रहे थे। यंग मास्टर, सर्जरी और एक्यूपंक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटी सी मिस्टेक भी जानलेवा हो सकती है। टीसीएम में खुद को जीनियस बोलना अलग बात है, पर सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देवानंद ने मेरा कंधा खींचा, पंजों पर खड़ी हुई और मेरे कान के पास झुक गई। धीरे से बोली, ओल्ड मैन को कोमा से जगाकर तुमने पहले ही उन्हें जीव फैमिली का बड़ा कर्जदार बना दिया है। अगर सर्जरी के दौरान ओल्ड मैन को कुछ हो गया तो फेवर तो जाएगा ही, उल्टा हम एक दुश्मन और बना लेंगे। क्या ये वर्थ इट है? मुझे बस एक सॉफ्ट सा एहसास हुआ, वो मुझसे चिपकी हुई थी और मेरे कान के पास एक वार्म टिंगलिंग सी हवा महसूस हुई। मानना पड़ेगा, गुगु वीनर की ब्यूटी और फिगर दोनों ही टॉप नॉच हैं। यहां तक कि वो अभी वाली गु किंगहान से भी कुछ लेवल जेवल ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने 2 कदम पीछे लिए और गुवानर से थोड़ी डिस्टेंस बना ली।